हाँ जी, चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या टॉपिक बोला था कल? मनसबदारी आप लोग ने बोला था ना, थोड़ा सा मनसबदारी पे काम कर लेंगे आज, है ना। उसको क्लियर कर लो डाउट को, और फिर अकाल मंदी वाला थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उसको देख लेते हैं, बाकी फिर मॉडर्न वाला टेस्ट है उसके लिए तैयार होंगे आप लोग। ठीक है, चलिए मनसबदारी समझ लीजिए पहले। मनसबदारी व्यवस्था की बात कल डाउट था एक, तो इसको क्लियर कर लेते हैं। और भी आप लोग के जो डाउट हो गए बता दिया करो, मैं क्लास में डिस्कस कर लिया करूँगा। अगर किसी भी तरीके के कोई बड़े डाउट्स होंगे टॉपिक के हिसाब से बता दिया करें, डिस्कस कर लिया करें। तो आज मनसबदारी का डाउट था एक, उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले मनसबदारी व्यवस्था जिसको हम लोग जानते हैं मुगल काल से रिलेटेड मनसबदारी व्यवस्था, जिसको भारत में बादशाह अकबर के द्वारा इन्वॉल्व किया गया था, है ना। और ऐसा नहीं है कि ये व्यवस्था भारत के अंदर पहली बार इस तरीके की कोई व्यवस्था आई हो। ऐसी व्यवस्थाएं हम लोग पहले भी देख चुके, चाहे हमने अमरनायक व्यवस्था देखी हो विजयनगर एम्पायर के अंदर, चाहे हमने इक्तादारी व्यवस्था देखी हो दिल्ली सल्तनत के अंदर। ये सारी व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं इसी से थोड़ी बहुत लेने देने वाली हैं, ठीक है। कल शायद एक क्वेश्चन भी था आपका, जो आप लोग क्वेश्चन पेपर लगा रहे थे, उसके अंदर जागीरदारी और जमींदारी के बीच में डिफरेंस भी आया था, है ना। तो जागीरदारी और जमींदारी व्यवस्था को लेकर ये उससे ही रिलेटेड थोड़ी व्यवस्था है। जागीरदारी जमींदारी पहले के टर्म से जो यूज होते थे, बाद में धीरे धीरे इसमें इन्होंने क्या तत्व ले लिए थे मनसबदारी का। हाँ, परसों वाले से था। हाँ, तो भाई एकता और जमींदारी व्यवस्था उसी में कहीं ना कहीं। जमींदारी व्यवस्था तो मुझे याद है क्वेश्चन था उसमें जो बनाया था मैंने, तो वो जमींदारी व्यवस्था इसी से रिलेटेड है। अभी आपको समझ आ जाएगा कि वो क्वेश्चन का आंसर क्या लगाना चाहिए था, है ना। तो बेसिकली इक्तादारी व्यवस्था, अमरनायक सिस्टम और मनसबदारी व्यवस्था, ये तमाम व्यवस्थाएं लगभग एक दूसरे से रिलेटेड व्यवस्थाएं हैं। इनके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे आज के समय में अगर आप लोग देखते हो ना कि एक आईएएस ऑफिसर होता है ना, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक अधिकारी का चयन किया जाता है। किसके लिए? प्रशासनिक सेवाओं के संचालन के लिए, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एक अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। ये कुछ अधिकारियों को कंपैरिजन अगर हम लोग करें तो ये मनसबदार के पदों से कंपैरिजन कर सकते हो पुराने समय में, ठीक है। जैसे आईएएस ऑफिसर को एक विभाग दिया जाता है रेवेन्यू का। रेवेन्यू का मतलब राजस्व कलेक्ट करने का, कलेक्टर बोलते हैं ना उसे, है ना। तो कलेक्टर जो पद बोला जाता है वो कहीं ना कहीं राजस्व कलेक्ट करने के लिए उसको पद दिया जाता है। और जो पद राजस्व कलेक्ट करने के लिए है वही पद कहीं ना कहीं मनसबदारों को मिला करता था। आज के समय में ये उसके मुखिया नहीं बनते। जैसे अगर मैं पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के डीएम की बात करूं तो वो इसके मालिक नहीं है ना, मुखिया नहीं बनेंगे इसके। सिर्फ और सिर्फ इसको संभालने के लिए एक अधिकारी के पद पर उनका चयन हुआ है, थोड़े समय बाद उनको कहीं और भेजा जा सकता है। ट्रांसफर फैसिलिटीज होती हैं, है ना। तब क्या होता था? तब मनसबदारी व्यवस्था में ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। मनसबदारी व्यवस्था बेसिकली मुगल शासकों ने बाबर के समय से ही इन्वॉल्व कर ली थी। बट इसको अगर हम लोग प्रैक्टिकल फॉर्म में जाने तो अकबर ने इसको एक नाम दे दिया प्रॉपर तरीके से, मनसबदारी व्यवस्था, जिसको भारत के अंदर रेगुलेट किया जाएगा। मनसबदारी व्यवस्था को थोड़ा सा और समझने की अगर कोशिश करोगे तो ये समझ आएगा कि मनसबदारी व्यवस्था एक ऐसा व्यक्ति था जिसको मनसबदार बनाया जाता था, और वो किसी भी एक सूबे का, परगना का या फिर किसी भी एक जिले का एक सर्वोच्च अधिकारी बनके नियुक्त किया जाता था, ठीक है। सर्वोच्च अधिकारी की नियुक्ति का मतलब क्या होता था? अब अकबर अपने पूरे एम्पायर के संचालन के लिए यहाँ पर अकेला बैठ के पूरे एम्पायर का संचालन नहीं कर सकता था। तो क्या हुआ? अकबर ने ये बोला कि मैं छोटे छोटे अधिकारी कुछ अपने राज्य के अंदर स्थापित करूंगा। तो उसने मनसबदारी व्यवस्था शुरू करी। मनसबदारी व्यवस्था में क्या होता था? एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। वो अधिकारी क्या करता था? प्रशासनिक, रेवेन्यू, राजस्व का और प्रॉपर तरीके से जो भी आर्मी का ऑर्गेनाइजेशन होता था, ये सब देखने के लिए जिम्मेदार माना जाता था।
ठीक है। ऐसे समझ लीजिए कि किसी भी एक व्यक्ति को किसी एक बड़े से मंडल में नियुक्त कर दिया गया, जैसे बरेली मंडल आज के समय में एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, है ना। बरेली मंडल में एक मनसबदार को नियुक्त करा जाएगा, तो बरेली मंडल का तमाम राजस्व का कलेक्शन, जितना भी राजस्व कलेक्ट होके आएगा, आर्मी अगर यहाँ पे बनी हुई है तो आर्मी को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, कौन कौन से राज्यों में उसको लगाना है, किस किस बॉर्डर्स पे लगाना है, और इवन उनकी सैलरी कैसे देनी है, उनका पैसा कैसे देना है, वो सारी चीजें भी कौन करता था, एक मनसबदार किया करता था। तो अकबर ने या राजाओं ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिया जिन अधिकारियों को, वही अधिकारी कौन कहलाए, मनसबदार कहलाए। तो ये जितना भी कलेक्शन करते थे, जो सारा कलेक्शन होता था वो कलेक्शन करके अपने पास में रखते थे और उसका कुछ परसेंटाइल उठा के किसको दे दिया करते थे, राजा को दे दिया करते थे, ठीक है। इसी में से ये अपनी सैलरी भी निकालते थे। कभी कभी 100% कलेक्शन उठा के राजा को दे देते थे और राजा उठा के उसमें से कुछ सैलरी ट्रांसफर किया करता था, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीजें हैं जो मनसबदारी से रिलेटेड बेसिकली होती है। मनसब का बेसिकली मतलब ही होता है किसी को ओहदा देना, ठीक है, किसी को पद देना। तो कोई भी पद देना, मनसब देना, इसका मतलब ही यही होता है। और इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर बेसिकली जितने भी लोगों को अपॉइंटमेंट होता था वो रैंक के आधार पर किया जाता था। जैसे एक वर्ड आपने सुना होगा जात, ठीक है। इसमें मनसबदारी शब्द में क्या होता था, दो तरीके की पोस्ट होती थी, एक जात होता था और एक सवार होता था, ठीक है। तो जात का मतलब होता ही था रैंक देना, ठीक है। रैंक जब भी किसी व्यक्ति को दी जाती थी तो वो जात कहलाता था। एक वर्ड इसमें और होता था जात, ठीक है। जात और जात दो वर्ड होते थे इसमें। जात का मतलब टोटली पैदल टुकड़ी होती थी, जितनी पैदल सेना होती थी वो सारी की सारी किसमें आ जाती थी, जात में आ जाती थी। बाकी जात वर्ड किसके लिए होता था, रैंक के लिए उसको यूज किया जाता था। सवार वर्ड का मतलब होता था जो घुड़सवार सैनिक होते थे, ठीक है। जो घुड़सवार सैनिक हुआ करते थे वो सारे के सारे सवार कहलाते थे। तो इस हिसाब से डिवीजन होता था। बेसिकली आर्मी का अपॉइंटमेंट जो किया जाता था मनसबदारी सिस्टम के अंतर्गत, उसको बेसिकली क्या बोला जाता था, जात और सवार में डिवीजन किया जाता था। एक पैदल सेना प्रॉपर होती थी और एक कौन सी होती थी, घुड़सवार सेना होती थी। दो तरीके की सेनाएं होती थी। अभी करेंगे डिस्कस इसके बारे में, बताते हैं आपको। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता था, मनसब के अंदर पद विभाजित किए जाते थे रैंक के आधार पर। रैंक कैसी होती थी, रैंक दी जाती थी 500 से 5000 तक की रैंक दी जाती थी, ठीक है। ऐसी रैंक दी जाती थी कि अगर आपको 500 की रैंक दी गई है तो आपके पास में पैदल सैनिक होंगे, शायद घुड़सवार कम हो आपके पास में। 5000 की अगर जिसको रैंक दे दी गई वो सबसे सर्वोच्च होता था मनसबदार, ठीक है। एक मनसबदार छोटा मनसबदार होता था, एक मनसबदार उससे बड़ा होता था और एक सबसे बड़ा मनसबदार होता था। सबसे बड़ा मनसबदार बोला जाता था जिसकी रैंक कितनी होती थी, 5000 तक की जिसकी रैंक होती थी, सबसे ज्यादा जिसकी रैंक होगी वो सबसे सर्वोच्च होता था। मतलब उसके पास में कह सकते हो आप कि पैदल सेना और घुड़सवार सेनाओं का बहुत अच्छा संतुलन रहा होगा, इस वजह से उसे सर्वोच्च मनसबदार बोला जाता था, ठीक है। तो ये बेसिकली, और बाकी देखिए यहाँ पे एक फैक्ट ये भी दिया है, 7000 से ऊपर के भी पद होते थे, रैंक होती थी 7000 से, लेकिन ये सिर्फ शहजादों के लिए होते थे जो मुगल फैमिली से रिलेट करते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें हम लोग, अकबर ने जहांगीर को रैंक दी हुई थी, है ना। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो शाहजहां को रैंक मिली हुई थी, शाहजहां ने औरंगजेब को ये रैंक दी हुई थी। तो इतनी बड़ी बड़ी रैंक्स किसको मिला करती थी, ये शहजादों को मिला करती थी। सबसे अधिक रैंक अगर बिना किसी शहजादे के पद पर रहते हुए किसी ने पाई थी मुगल सल्तनत में, वो थे मान सिंह, ठीक है। मान सिंह को सर्वोच्च रैंक मिली हुई थी क्योंकि मान सिंह अकबर के नौरत्नों में से एक और सबसे ज्यादा भरोसेमंद एक कमांडर के तौर पर जाने जाते हैं, ठीक है। मनसबदारों का देखिए वर्गीकरण, अगर हम लोग बात करें इसकी, देखिए ये होते थे अमीर आजम, ठीक है, जिसको उदमा की उपाधि दी जाती थी। इनका मतलब ये होता था कि इनकी श्रेणी में 2500 बेसिकली रैंक कितनी होनी चाहिए, 2500 से ज्यादा की रैंक होनी चाहिए। अगर 2500 से ज्यादा की रैंक है तो ये लोग कौन कहलाएंगे, अमीर आजम या उदमा। 2500 से ज्यादा की रैंक का मतलब हो गया 5000 रैंक वाले लोग, है ना, या 2500 से प्लस वाले रैंक वाले लोग। इनको एक वर्ड यूज करा जाता था इनके लिए, अमीर आजम। सर्वोच्च रैंक वाले अधिकारी ये लोग मनसबदार क्या कहलाते थे, अमीर आजम। अमीर कहलाते थे जो 500 से लेकर 2500 की श्रेणी में आते थे। ये रैंक है, ये क्या है, रैंक है। इनको इस हिसाब से रैंक दी जाती थी। हर सूबे में इतनी रैंक होती?
हाँ, मतलब हर सूबे के हिसाब से नहीं, टोटल मिला के सूबे कलेक्ट किए जाते थे और सूबे के हिसाब से अलग अलग तरीके की रैंक दी जाती। जैसे मैंने बरेली मंडल की बात करी, ठीक है, बरेली मंडल के अलावा हम लोग लखनऊ मंडल की भी बात कर सकते हैं। हो सकता है दोनों जगह अधिकारी और दोनों में 2500 रैंक का एक व्यक्ति यहाँ भी हो, 2500 का वहाँ भी, ऐसा हो सकता था ना। तो 2500 रैंक का मतलब क्या क्या, मतलब जात और सवार? 2500 रैंक का मतलब जात और सवार से ही होता है। जात और सवार जिसके पास में अधिक और संतुलित होते थे वो लोग उस रैंक के हिसाब से अपना कह सकते हैं पद ले सकते थे, ठीक है। अभी मैं बता देता हूँ कि कौन सी रैंक वाले कितने पद के होते थे और किनको क्या बोला जाता था। पहले आप रैंक समझ लो। रैंक का मतलब यहाँ पे जात की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी जात कितनी थी, किसकी रैंक कितनी थी, ठीक है। तो रैंक की अगर बात करी जाए तो अमीर आजम जिसकी रैंक 2500 से ज्यादा की होती थी वो अमीर आजम कहलाता था। अमीर वो कहलाता था जो 500 से 2500 की रैंक का होता था, और मनसबदार वो व्यक्ति कहलाता था जिसकी श्रेणी 500 से कम की होती थी। 500 की श्रेणी या 500 से नीचे की श्रेणी जितनी भी होंगी वो लोग नॉर्मली क्या कहलाते थे, मनसबदार। और ये संख्या सर्वाधिक थी भारत के अंदर, ठीक है, मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी। तभी हम इसको क्या बोलते हैं, मनसबदारी व्यवस्था बोलते हैं, है ना। व्यवस्था का पार्ट ये भी है, लेकिन इनको एक अलग पोजीशन दी जाती थी इनकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से, इनकी रैंक के हिसाब से। भाई किसने कुछ अलग अगर अचीव किया है तो उसको उस हिसाब से ओहदा भी तो दिया जाएगा ना। तो इन लोगों ने कुछ अलग अचीव किया था, और वो अलग क्या अचीव किया था, इन्होंने घुड़सवार सैनिक अपनी सेना में ज्यादा भर्ती किए होंगे, प्रशासन अच्छे तरीके से चलाया होगा, तो उस हिसाब से रिवॉर्ड मिला करता था। ये रिवॉर्ड कहीं ना कहीं इसको यहाँ पे दर्शाता है। ये देखिए, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के मनसबदार है, ठीक है। अब इसको समझ लो, ये वही चीज है जो मैंने अभी आपको अमीर आजम, अमीर और मनसबदार में डिवाइड किया था। यहाँ देखो, प्रथम श्रेणी के मनसबदार का मतलब ये होता था जहां सवार की संख्या जात की संख्या के बराबर होती थी। अब यहाँ सवार का मतलब क्या है, घुड़सवार सारे के सारे, और यहाँ पे जात का मतलब क्या है, पैदल, जितने भी पैदल टुकड़ी होती थी, पैदल सैनिक होते थे, ये क्या है, जात की संख्या है, ठीक है। जात और जात दो वर्ड है, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। ये जात का मतलब क्या है, यहाँ पे पैदल सिपाही है। जात का मतलब क्या होता था, रैंक होता था, ठीक है। नहीं, जा में नीचे जब बिंदी लगती है तो जात होता है, ठीक है। तो जात, Z80 जात होता है, ठीक है, और ये J80 जात होता है, ठीक है। तो दोनों में ये फर्क होता है, ठीक है। तो ये जात और जात दोनों अलग अलग शब्दावलियां हैं, इनको ध्यान रखिएगा। जात का मतलब रैंक होता है और जात का मतलब पैदल सिपाही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रथम श्रेणी के मनसबदार वो होते थे जहां पे हम कह सकते हैं कि सवार की संख्या जात की संख्या के बराबर होती थी। मतलब अगर पैदल सिपाही 500 किसी के पास में है तो घुड़सवार भी कितने होने चाहिए, 500 ही होने चाहिए। तो ये प्रथम श्रेणी के मनसबदार कहलाते थे, ठीक है। द्वितीय श्रेणी के मनसबदार होते थे, सवार की संख्या इक्वल टू होती थी जात की संख्या की आधी। मतलब अगर जात की संख्या 1000 है तो सवार की संख्या 500 होगी, ठीक है। कितनी होगी, 500। अगर जात की संख्या, पैदल सिपाही ज्यादा हो सकते थे और ज्यादातर होते ही थे, किसी के भी पास में पैदल सिपाही ज्यादा होते थे घुड़सवारों से कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे कह सकते हैं द्वितीय श्रेणी के मनसबदार वो लोग हुआ करते थे जहां पे जात की संख्या ज्यादा हो और जो सवार है उनकी संख्या उसकी आधी हो। मतलब 1000 अगर जात है तो सवार कितने हो, 500 होने चाहिए, ठीक है। तृतीय श्रेणी के मनसबदारों की बात करें तो सवार की संख्या लेस देन होती थी जात की संख्या की आधी की, ठीक है। मतलब ये कह सकते हो आप, जात की संख्या की आधी की भी लेस देन सवार की संख्या है। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें जात की संख्या 1000 है तो यहाँ पे सवार की संख्या 250 ही बची, ठीक है। कितनी बची, 250 ही बची। तो सवार बहुत कम रह जाते थे और जात बहुत तेजी से ज्यादा बढ़ते चले जाते थे। ऐसे कौन लोग होते थे, तृतीय श्रेणी के मनसबदार। अब ये तृतीय श्रेणी के मनसबदार कौन लोग हो गए, ये सिर्फ मनसबदार हो गए जो ऊपर हम लोग ने पढ़ा 500 से रैंक के नीचे के लोग, है ना। 500 से रैंक के नीचे से लोग। 500 से 2500 वाले कौन हो गए, ये लोग हो गए, है ना, जिनमें सवार की संख्या आधी होती थी इसकी जात की संख्या के। और प्रथम श्रेणी में अमीर उज़्मा, जिसको हम लोग अमीर आजम बोलते हैं कहीं ना कहीं, ये लोग प्रथम श्रेणी के मनसबदार होते थे जहां सवार की संख्या इक्वल टू जात की संख्या होते थे। अब ऐसा अगर क्वेश्चन आपके मन में है कि सर कभी सवार की संख्या ज्यादा हो सकती थी और जात की संख्या कम हो जाए, ऐसा नहीं होता था। सवार अपने आप में बराबर कर लेना ही बहुत बड़ा टास्क होता था। भाई आप खुद सोचो, इतने सारे पैदल लोग यहाँ पे बैठे हुए, किसी के पास घोड़ा है नहीं, है ना, है ना, और इतने सारे घोड़े अरेंज करके लेके आओ यहाँ पे,
तो सब लोग को घोड़ों का भी तो कॉस्ट देना पड़ेगा अपना अपना, तो घोड़े भी अरेंज करो, उसका कॉस्ट भी अरेंज करो, उनको खिलाने पिलाने के लिए चीजें भी अरेंज करो, तो बहुत सारी चीजें अरेंज करनी पड़ती थी। तो इस वजह से बराबर कर लेना ही अपने आप में बड़ी चुनौती होती थी। तो अमीर आजम वो व्यक्ति कहलाता था जिसने संख्याएं बराबर कर ली और उसको सर्वोच्च रैंक दे दी जाती थी। ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा। इसमें मनसबदारी व्यवस्था के अंदर जो प्रणाली का विभाजन है वो इस तरीके से है, सवार और जात के हिसाब से। ठीक है, यहाँ सवार और जात का मतलब क्या हो रहा है, घुड़सवार सैनिक, और जात का मतलब पैदल सिपाही। ठीक है, और कैसे डिवीजन किया जा रहा है, उनकी रैंक के हिसाब से, उनकी जात के हिसाब से इसका विभाजन किया जा रहा है। इनको नियुक्त क्यों किया जाता था, कारण मैंने बता दिया पहले ही आपको। नियुक्ति का कारण प्रशासनिक और राजस्व कहीं ना कहीं कलेक्शन के लिए इनको नियुक्ति की जाती थी। ठीक है, और तीसरा एक इंपॉर्टेंट कारण, ये जो भी सेना थी, इस प्रॉपर सेना को किस तरीके से इसकी संरचना करनी है, कैसे संचालित करना, इसकी भी पूरी जिम्मेदारी उस मनसबदार की ही हुआ करती थी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है ना? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं, अगर अभी भी है तो बताओ, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, एक बार फिर से सुन लो। हम लोग बात कर रहे हैं मनसबदारी व्यवस्था की। मनसबदारी व्यवस्था वो व्यवस्था है जिस व्यवस्था को इक्तादारी व्यवस्था से लाया गया भारत के अंदर, और इसको लाने वाला व्यक्ति सर्वप्रथम मुगलों में अगर कोई माना जाता है तो बाबर को माना जाता है, बट इसको इम्प्लीमेंट नहीं बाबर के समय में किया गया, इम्प्लीमेंट अकबर के समय में किया गया। अकबर ने जब इसको इम्प्लीमेंट किया तो उसने मनसब के पद को जारी किया और मनसबदार को नियुक्त किया जाता था हर एक सूबे या मंडल के पास में। ठीक है, वहां पे एक मनसबदार नियुक्त होता था और वो पूरे सूबे या मंडल की निगरानी करने के लिए सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। सर्वोच्च अधिकारी होने के नाते उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या थी, प्रशासनिक सेवाओं को देखना, राजस्व का कलेक्शन करना और आर्मी का ऑर्गेनाइजेशन करना, ये मनसबदार की पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। मनसबदार को पद दिए कैसे जाते थे, मनसबदार को पद दिए जाते थे उनकी जात के हिसाब से, उनकी रैंक के हिसाब से पद दिए जाते थे। कौन सा मनसबदार किस रैंक पे होगा, ये सब जिम्मेदारी राजा की होती थी। राजा बैठ के डिसाइड करता था कि किसको कौन सी जात या रैंक देनी है। जात रैंक कैसे तैयार की जाती थी, वो तैयार की जाती थी उनकी श्रेणी के आधार पर। कौन सी श्रेणी का मनसबदार कितने जात रखा हुआ है और कितने सवार रखा हुआ है, तो जात और सवार के आधार पर नियुक्ति की जाती थी कि कोई मनसबदार कौन सी श्रेणी में रहेगा और किसको कितना रेवेन्यू वहां से मिलेगा। तो ये प्रॉपर तरीके से मनसबदारी प्रणाली थी जो भारत के अंदर अकबर के समय में यहाँ पर यूज होती थी। मनसबदारी प्रणाली कहीं ना कहीं कनेक्शन है इसका थोड़ा सा जागीरदारी से। ठीक है, तो जागीरदारी और मनसबदारी को थोड़ा अलग मत समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर लगभग एक ही चीजें हैं। जागीरदारी व्यवस्था मुगलों में पहले भी यूज होती थी, ये व्यवस्था अब मनसबदारी व्यवस्था बन चुकी थी। ठीक है, जो जागीरें होती हैं, जागीर का मतलब लैंड से होता है, जमीन से होता है। ठीक है, जागीरों को जब मनसब के तौर पर किसी व्यक्ति को दे दिया जाए तो वही क्या कहलाती थी, मनसबदारी, और पहले उसी को हम क्या कहते थे, जागीरदारी व्यवस्था कहते थे। तो जागीरदारी के अंदर जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वही सब ट्रांसफर होकर कहां चली गई, मनसबदारी में। जागीरदारी जमींदारी से कैसे अलग है, जमींदारी से जागीरदारी ऐसे अलग है कि जमींदार जो होते थे वो बेसिकली जागीरदार की तरह यहाँ पर किसी भी तरीके के पद को जब ग्रहण कर लेते थे तो जमींदारों के पद को वंशानुगत कर दिया गया था। वंशानुगत का मतलब कह सकते हो कि भाई वंश के बाद एक नया वंश आएगा, फिर नया वंश आएगा, मतलब वो लैंड पे अपना अधिकार रखने लगे, वो लोग थे जमींदार। लेकिन जागीरदार मनसबदार कभी वंशानुगत पद नहीं रहा। इसका मतलब ये होता था कि अगर कोई व्यक्ति मनसबदार है, उसकी मृत्यु होगी तो उसके बेटे को नहीं मिलेगा वो पद, ऐसा नहीं होता था। मतलब फिर से चेक होगा कि कोई इस लायक है या नहीं है, हम उसको मनसबदारी दे सकते हैं या नहीं दे सकते, उसकी फिर से नियुक्ति होती थी। नियुक्ति होने के बाद में फिर से उसको दिया जाता था। तभी मैंने बोला कंपैरिजन हम किससे करें, आज के आईएएस ऑफिसर से। हाँ सर, ये पूछना था, तो जागीरदार मतलब जो लैंड थी, मतलब कुछ एरिया निश्चित था, मतलब कैसे क्या था? नहीं, जागीरदारी की व्यवस्था का मतलब ये होता, एरिया तो लैंड तो सब में फिक्स होता है। ठीक है, चाहे जागीरदारी दी जाए चाहे मनसबदारी। जो लैंड होती है वो वाली? हाँ नहीं, जमींदारी व्यवस्था में ये होता था कि जमींदारी व्यवस्था में जमीन उस व्यक्ति की है भी या नहीं भी है तब भी वो व्यक्ति का ओनर बन सकता था। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था में सीधा ओनर क्रिएट कर देते थे, जागीरदारी व्यवस्था में ओनर नहीं बनाते थे।
जागीरदारी व्यवस्था में सिर्फ उसको पद दे देते थे कि आप इतने एरिया के पद के मालिक हो, बाद में जब आप इस पद से चले जाओगे तब हम ये किसी और को दे देंगे, ठीक है। तो लैंड का तो कहीं ना कहीं डिवीजन जो होता था वो नाप तोल के ही होता था। अब बरेली मंडल में कितना स्क्वायर फीट का एरिया आ रहा है वो प्रॉपर नपा हुआ है, इतना ही एरिया आपको दिया जाएगा, इसके बाहर का एरिया दूसरे मनसबदार को दे दिया जाएगा, है ना। तो इस तरीके से डिवीजन किया जाता था, जागीर वेतन के रूप में दी जाती थी। जागीर वेतन के रूप में दी जाती थी। जागीरों के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी थी, जागीर हमेशा वेतन के रूप में दी जाती थी। जागीर का मतलब जिसके पास में भी जागीरदारी व्यवस्था होती थी उसको बेसिकली वेतन मिला करता था, ठीक है। तो वेतन का फॉर्म होता था। हाँ, और तो अमीर आजम का अमीर और इस पे मनसब पे कंट्रोल रहता था। हाँ बिल्कुल, अमीर आजम का तो बेसिकली कहेंगे कि सर्वोच्च अधिकारी था। इवन वो ट्रेनिंग देने के लिए मनसबदार और अमीरों को आया करता था कि आप लोग भी हमारी तरह कैसे बन सकते हो। एक अच्छा अधिकारी आईएएस ऑफिसर को बुलाया जाता है ना, अगर आप लोग कल को जाओगे तो ट्रेनिंग के दौरान आप लोग जब पहुंचोगे ना लबासना बसना, तो आपको वो सर्वोच्च अधिकारी उस समय में मिलेंगे वहाँ पे, और आपसे सीनियर ऑफिसर्स मिलेंगे वहाँ पे जो आपसे पहले उस रैंक पे काम कर चुके होते हैं ना, और अच्छे होते हैं उस फील्ड में। उनको बुलाया जाता है ट्रेन करने के लिए आपको, कि आप तो अभी नए नए आए हो, अभी आपका पद छोटा है, रैंक छोटी है, तो अभी आप लोग इस तरीके से ट्रेन लो। तो ट्रेन करने के लिए इनको बुलाया जाता था टाइम टू टाइम। बट हाँ, ये अपना अधिकार एक तरीके से रख सकता था, लेकिन अधिकार का तौर का मतलब ये नहीं हो गया उनसे राजस्व ले ले, ये अधिकार नहीं है उसका। अधिकार ये बिल्कुल नहीं होता था कि उनसे राजस्व ले ले और फिर कहे कि मैं राजस्व राजा को दे दूंगा, नहीं, ये अधिकार उसका बिल्कुल नहीं था। राजस्व कलेक्ट करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मनसबदार या अमीरे आजम को अलग अलग था। वो अपने अपने मनसब कलेक्ट क्या करते थे, अलग अलग थे। हाँ, सब अपने अपने सारे के सारे कलेक्शन अलग अलग किया करते थे और सीधा राजा को ट्रांसफर करते थे, ठीक है। बीच में कोई किसी भी तरीके का कोई भी वो नहीं हुआ करता था, सीधा कहाँ जाता था, राजशाही घरानों में पैसा जाया करता, जो भी कलेक्शन किया करते थे। फिर ये सारा पैसा अगर उठा के दे देते थे तो पैसा इनको मिलता कैसे था, उसको भी अब समझना है थोड़ा सा, है ना भाई। इनको वेतन कैसे मिलता होगा, ये इतना मेहनत करके मनसबदारी संभाल रहे हैं, इतना डिवीजन करके संभाल रहे हैं, तो इनको वेतन कैसे मिलता होगा। तो वेतन का भी तरीका था। वेतन और भुगतान प्रणाली इनकी कुछ इस तरीके की थी, जिसको हम लोग कुछ इस तरीके से बांट सकते हैं, ठीक है। जागीरों के प्रकार ये बेसिकली इस तरीके के होते थे। जागीरदारी और हम लोग बात कर रहे हैं मनसबदारी व्यवस्था को लगभग समान ही समझ के चलिएगा, क्योंकि जागीरें ही दी जाती थी मनसबदारी के तौर पर, जमीन, ठीक है। तो जमीनें ही दी जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक तरीका होता था तनख्वाह। तनख्वाह का मतलब ये गैर वंशानुगत हुआ करता था, मतलब ट्रांसफरेबल होता था, ठीक है। जागीरें कुछ जो ट्रांसफरेबल हुआ करती थी उनके अंदर वेतन की प्रणाली क्या थी, वेतन के बदले जागीरें दी जाती थी, ठीक है। वेतन के बदले क्या दे दी जाती थी, जागीरें दे दी जाती थी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक एग्जांपल हमने बात करी कि भाई राजा अगर चाहे तो जिस जागीर के ऊपर कोई व्यक्ति अगर जागीरदारी कर रहा है तो उस व्यक्ति को सैलरी ना देकर क्या दे दे, वही जमीन का मालिकाना हक दे दे, ठीक है। और मालिकाना हक का मतलब क्या हो गया, अब जो रिवेन्यू कलेक्ट होगा वो अपनी जेब में रखेगा, राजा को क्यों देगा, मालिकाना हक उसका, टैक्स दे सकता है उसके ऊपर। हाँ, तो सर उससे तो राजा को नुकसान हो जाएगा ना। तो राजा अगर वेतन नहीं दे पाता था तब वो जागीरें दिया करता था, ठीक है। तो जो उसको जिसमें फायदा लगा करता था वो दिया करता था। कोई कोई जागीरें ऐसी भी तो होती थी राजा को रिवेन्यू ही नहीं आ रहा उससे, ऐसी भी तो होती थी, तो राजा क्या करता था, लो जागीर तुम ही रख, है ना। तो हाँ, हुआ भी, आगे चल के मनसबदारी खत्म ही इसलिए हो गई थी, ये जागीरें दे 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 के इन्होंने नुकसान किया था अपना, ठीक है। और उसके बाद में एक वर्ड होता था गैर मशरूत, ठीक है। गैर मशरूत का गैर वंशानुगत होता था, मशरूत जिसको हम लोग बेसिकली बोला करते थे। इसका मतलब ये होता था कुछ शर्तों के तहत जागीरों को दे दिया जाता था। कुछ शर्तों के तहत का मतलब ये कि भाई 2 साल के लिए रिवेन्यू कलेक्ट करके आप खुद अपने पास रख लो, और 2 साल के बाद में जब आपको मुनाफा होने लगे तो मुनाफा होने के बाद में आप रिवेन्यू सीधा राजा को बचाना शुरू कर देना। तो सशर्त मतलब शर्तों के साथ में जब जागीरें ट्रांसफर की जाती थी तो वो क्या होती थी, उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, मशरूत के नाम से बोला करते हैं, ठीक है। ऐसी अल्फमगा करके एक होता था, ये भी गैर वंशानुगत था, ठीक है। मैंने बोला ही आपको जागीरदारी व्यवस्था जितनी भी है प्रॉपर तरीके की, बस अभी हम लोग एक बात करेंगे, ये सारी की सारी ट्रांसफरेबल थी, मतलब गैर वंशानुगत थी, इनका वंशानुगत से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। इसके अंदर क्या होता था, मुस्लिम अमीरों को उनके जन्म स्थान या गृह नगर में दिया जाता था। जागीरें जो बेसिकली अलॉट की जाती थी उसमें क्या होता था कि अगर कोई व्यक्ति पर्टिकुलरली अगर बरेली का ही रहने वाला तो उसको जागीर कहाँ की दे दी जाएगी, बरेली की ही दे दी जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि भाई लखनऊ में तुम्हें जागीर दे दी जाए। तो इस वजह से जब भी ऐसी जमीनें दी जाती थी, अलॉट की जाती थी, तो इसको क्या कहते थे, अल्तमगा के नाम से जाना जाता था। ये भी एक प्रकार है उसी जागीर का। हाँ, ये वतन जागीर होती थी। ये वतन जागीर ये आपको थोड़ी अलग इसलिए दिख रही है क्योंकि
ये वंशानुगत भी दिख रही होगी आपको, मतलब एक वंश के बाद में दूसरे वंश पर ट्रांसफर होगी। एक्चुअल में इसमें होता क्या था, ऐसी जागीरें जो क्रिएट की गई थी वो कहीं ना कहीं इसलिए क्रिएट की गई थी राजपूतों की वजह से। भारत में राजपूतों को यहाँ पर अधिकार दिए गए थे कि वो लोग भी मनसबदार बन सकते हैं। भारत के अंदर वो लोगों को भी मनसबदारी दी जा सकती है, और उनको मनसबदारी कहाँ की दी जाती थी, राजपूती इलाकों की दी जाती थी। तो भाई जहाँ की उनकी मनसबदारी होती थी वो मनसबदारी वतन कहलाती थी, वो जागीरदारी क्या कहलाती थी, वतन कहलाती थी। और वतन मतलब अगर कोई राजपूत किसी के हाथों में कोई जागीर है तो उसका बेटा आने वाले समय में जागीरदार बन सकता है। ये सिर्फ फैसिलिटी किसके लिए थी, सिर्फ कह सकते हो आप राजपूतों के लिए या वहां के राजाओं के लिए। अन्यथा आप सारे के सारे देखोगे क्या है, गैर वंशानुगत हुआ करते थे। तो ये जागीरों के प्रकार होते थे, इस तरीके से जागीर बांटी जाती थी, और जागीरों के प्रकार के आधार पर भी आप देखिए वेतन दिए जाते थे, ठीक है, उसी आधार पर इनका वेतन दिया जाता था। वेतन को थोड़ा सा और भी समझ सकते हो, यहाँ पे मनसबदारों को बोला जा रहा है कि नकद में मुद्रा दी जाती थी। कैसा भुगतान किया जाता था, नकद में, ठीक है, सैलरी के फॉर्म में आप नकद में ले लो, ठीक है। या तो उन्हें जागीर भूमि सौंप दी जाती थी, ठीक है, जागीर, अभी हमने बात करी कि जागीर भी दे दी जाती थी कभी कभी जब वेतन नहीं दिया जाता था, ठीक है। और जागीरों से भू राजस्व और अन्य सभी करों को इकट्ठा करने की अनुमति भी दी जाती थी कि भाई जागीर हमने आपको सौंप दी, आपकी जागीर, आप यहाँ से भू राजस्व इकट्ठा करो, आप यहाँ से कर इकट्ठा करो, जो भी इकट्ठा करना है, और आप उसे अपने पास में रख सकते हो। कुछ टैक्स के फॉर्म में बाद में ले सकते थे। जागीरदारी व्यवस्था मनसबदारी व्यवस्था का ही अभिन्न अंग है, ठीक है, इसको भी हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तभी मैंने बोला मनसबदारी और जागीरदारी को आप लोग अलग अलग मत समझिए। जागीरदारी जमींदारी में तो डिफरेंस हो सकता है, जागीरदारी मनसबदारी में डिफरेंस नहीं हो सकता, ठीक है। तो बस इस चीज को ध्यान रखना है, क्योंकि जागीरदारी व्यवस्था से ही निकली हुई व्यवस्था कौन सी है, मनसबदारी व्यवस्था। सारे रूल्स रेगुलेशन, सारे के सारे रिफॉर्म सब कुछ सेम है, बस मनसबदारी में क्या करा जा रहा है, जागीरें दी जा रही है, ठीक है। और जिन जागीरों को दिया जा रहा है वही जागीरदारी व्यवस्था है, और जिन जागीरों को दे के व्यवस्था चलाई जा रही है वही मनसबदारी व्यवस्था है, ठीक है। सिर्फ इतना डिफरेंस है और कोई ज्यादा डिफरेंस इसके अंदर है, ठीक है। आगे चल के देखिए, इसी मनसबदारी व्यवस्था में टाइम टू टाइम परिवर्तन होता रहा। जैसे यहाँ पर सीएसपा और दूअसपा करके आप परिवर्तन देखोगे, यहाँ के इन्वॉल्व किया था जहांगीर ने। जहांगीर ने मनसबदारी व्यवस्था को और ज्यादा अच्छा करने का प्रयास किया, जिसके लिए उसने दो तरीके के यहाँ पर कह सकते हो आप पद बनाए, है ना, दूअसपा और सीएसपा करके इसने पद बनाए। इसके अंदर बेसिकली क्या होता था, यहाँ पर कुछ मनसबदारों को जात पद के बदले बिना, मतलब उनको बिना चेंज किए भी मनसबदारी दे दी जाती थी। बेसिकली अभी क्या होता था, ऊपर आप लोग देखते थे कि हम लोग रैंक का डिवीजन की बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं किसके पास पैदल सिपाही कितने हैं, किसके पास घुड़सवार कितने हैं, उस आधार पर अगर बराबर है तो श्रेणी में वर्गीकरण किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता था, यहाँ बेसिकली थोड़ा बहुत कोटे का इस्तेमाल किया जाता था। कोटे का भी इस्तेमाल यहाँ होने लगा एक तरीके से, है ना। कोटे का इस्तेमाल कैसे होने लगा था, ऐसा किया जाता था कि अगर कोई व्यक्ति पहले समय से, मतलब उसके दादा परदादा कैसे मनसबदार रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उसको श्रेणी में अव्वल रखा जाता था। उसको बोला जाता था कि चलो ठीक है, इसके परिवार के लोग मनसबदार रह चुके तो हम इसको मनसबदारी व्यवस्था दे सकते हैं। जैसे अगर आपके पिता या फिर आपके दादा आर्मी में रहे हो तो आपको क्या मिलता है, कोटा मिलता है ना, है ना, कि आप उस कोटे के आधार पर फिर आपको एक अच्छा कोटा मिल के आपकी रैंक अच्छी हो सकती है, या फिर आपका सिलेक्शन के प्रोसेस अच्छे हो सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी प्रणाली इसके द्वारा शुरू करी गई, जहांगीर के द्वारा शुरू करी गई। तो ये प्रबंधन इसके द्वारा शुरू किए गए थे। शाहजहां ने भी फिर इसके अंदर कुछ परिवर्तन करने का प्रयास किया। उसने क्या करा, यहाँ पर मासिक अनुपात या मासिक पैमाना व्यवस्था को शुरू करा। बेसिकली इसमें क्या होता था, इसमें ये होता था मनसबदारों के वेतन को मासिक पैमाने पर रखा जाता था। मतलब क्या होता था, अब मासिक आधार पर वेतन को लोगों को दिया जाता था जो मनसबदार हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे 8 माह 6 माह या उससे भी कम के समय में क्या करा जाता था, वेतन को दिया जाता था। इससे पहले क्या होता था, ये वेतन या तो छमाही होता था, 6 महीने का होता था, या फिर सालाना होता था। पर एनम के हिसाब से वेतन को क्या करा जाता था, निर्धारित किया जाता था। लेकिन इसने क्या करा, इसने उसको आगे रिड्यूस कर दिया। इसने बोला 8 माह 6 माह, है ना, या फिर उससे भी कम टाइम के अंदर भी वेतन को निर्धारित करने की अथॉरिटी हो सकती है। ये कुछ परिवर्तन है जो किए गए थे मनसबदारी व्यवस्था के अंदर जहांगीर के द्वारा या शाहजहां के द्वारा। आने वाले समय में कौन आया, औरंगजेब।
औरंगजेब ने जो परिवर्तन किए उस परिवर्तन से पूरी की पूरी मनसबदारी व्यवस्था ही समाप्त हो गई। ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था फिर चल ही नहीं पाई भारत के अंदर। कारण बड़ा था, कारण बड़ा ये था कि जितने भी तरीके की मनसबदारी प्रणाली अकबर या फिर उसके बाद में चल रही थी उसके अंदर लगातार इजाफे होते चले गए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करिएगा अकबर के समय में मनसबदारों की जो संख्या थी वो अप्रोक्स डेटा जो है वो अप्रोक्स 1408 का है। कितना? 1408 के आसपास की संख्या है। इतने मनसबदार पूरे भारत में हुआ करते थे अकबर के शासनकाल में। ठीक है, और यही जहांगीर के समय काल की अगर हम लोग बात करें तो 14,449 मनसबदार अब भारत में हो चुके थे। ठीक है, कहाँ 1400 और कहाँ 14,449 मनसबदारों की संख्या। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो चुका था अकबर के समय से आते आते औरंगजेब के समय में। ठीक है, अब इतने बड़े पैमाने पे जब सब कुछ मनसबदारों को ही दे दिया जा रहा है तो राजा के पास राजस्व के सोर्सेज बचे क्या? ठीक है, राजा एक तो दक्षिण में अपना इन्वॉल्व है, दक्कन नीति औरंगजेब उसके अंदर इन्वॉल्व होता था, मनसबदारों के हवाले करके बहुत सारी जागीरें चला गया। अब उससे प्रॉब्लम क्या होती थी? मनसबदार धीरे 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 करके अपने आप को स्वतंत्र कराने में लग गए। उन्हें लगा राजा तो आ नहीं रहा है, किसी तरीके का कोई हमारे ऊपर ध्यान तो है नहीं, तो क्यों ना हम अपनी जमीन को फ्री करा लें। आगे चल के आपने 18वीं शताब्दी में क्या देखा? हैदराबाद फ्री होकर चला गया, अवध ने अपने आप को अलग कर लिया, पंजाब अपने आप को अलग कर ले रहा है। ये सब है क्या? ये सब वही मनसबदारी प्रणाली के अंतर्गत मनसबदार अच्छी अच्छी रैंक पे बैठे हुए लोग थे जिन्होंने अपने अपने आप को स्वतंत्र करना शुरू कर दिया। किसकी कमियों की वजह से? यहाँ पे औरंगजेब की कुछ कमियां रही जिसकी वजह से। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेते थे, एक डर ये रहता था। और औरंगजेब के समय में आके यही हुआ। औरंगजेब की डर की वजह से लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं किया क्योंकि उसका खौफ था पूरे भारत में, है ना, एक बड़ा खौफ था उसका। ऐसा खौफ रहा करता था कि अरे अगर इस समय ये गलती कर दी तो ये मार देगा, है ना, तो एक डर रहता था। तो औरंगजेब के समय में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही औरंगजेब 1707 में उसकी डेथ होती है उसके बाद से आप देख लो लाइन लग गई है, फिर सीधे से सीधे सब स्वतंत्र होना अपने आप को शुरू कर देते हैं। तो इस प्रणाली के लिए जिम्मेदार किसको माना जाता है? औरंगजेब को ही माना जाता है। हाँ सर, तो सर इसे ये कह सकते हैं मुगलों का पतन का कारण? हाँ, मुगलों का पतन का सबसे पहला कारण औरंगजेब की नीतियां ही माना जाता है। सबसे पहला कारण ही वही माना जाता है। बाद में बोलेंगे हम कि भाई लेटर मुगल्स की नीतियां जिम्मेदार थी, लेकिन सबसे पहला कारण औरंगजेब। ठीक है, तो मुगलों के पतन के कारण या फिर मनसबदारी प्रणाली का कहीं ना कहीं अगर डिक्लाइनेशन हो गया तो वो किसकी वजह से हो गया? औरंगजेब की वजह से ही माना जाता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसी चीजें। और इसके बाद में मुगलों के अधीन बहुत सारी समस्याएं आर्थिक वार्थिक दे रखी है, वो सब चीजें इसके अंदर यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो मनसबदारी के अंतर्गत ये बेसिक चीजें आपको समझना जरूरी थी जो मनसबदारी व्यवस्था से रिलेटेड है। इसके बीच के डिफरेंसेस को मैंने आपको बता दिया। वंशानुगत और अवंशानुगत सबसे प्राइम डिफरेंस है जिसको लेकर आप लोग जमींदारी या जागीरदारी या मनसबदारी व्यवस्था में डिफरेंशिएट कर सकते हो। दशमलव प्रणाली से रिलेटेड है? कौन सी? दशमलव प्रणाली। दशमलव प्रणाली, हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलेशन निकाल सकते हो क्योंकि दशमलव के आधार पर भी जो राजस्व का बंटवारा होता था, मतलब बेसिकली जो राजस्व दिया जाता था ना, उससे कैलकुलेशन करके ही उसको निकाला जाता था। दशमलव के आधार पर ही उसका कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन जितने भी होते थे वो कहीं ना कहीं इसी प्रणाली के तहत यहाँ पे किए जाते थे। तो कह सकते हो कि यहाँ प्रणाली इससे रिलेटेड है, इससे वहां से कह सकते हैं, है ना। और कुछ इसमें मनसबदारी में कहीं डाउट रह गया हो, कुछ ना समझ आया हो तो बता दीजिए। हाँ, श्रेणी बेसिकली रैंक। हाँ, अभी के टाइम में जो इन्फेंट्री लिया गया थे यहीं से आया था। इन्फेंट्री वाला, हाँ, पैदल सैनिक वाली। हाँ हाँ, नहीं, हम लोग यही नहीं कह सकते कि यहीं से आया। उसके पीछे तो बहुत सारी चीजें जिम्मेदार है। उसके पीछे तो भाई राजपूतों की सेना भी जिम्मेदार है, मुगलों की सेना भी जिम्मेदार है, मराठों की सेना भी जिम्मेदार है, और भारत की बहुत सारी प्रणालियां रही हैं ऐसी। तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ग्रुप की रैंक भी होती है, ग्रुप की अलग अलग तरीके से हम लोग डिवीजन भी करते हैं कि ये इस रेजिमेंट का है, इस नहीं, वो नहीं है। जैसे ना, वो जो आप देखते हो ना 32nd नेटिव इन्फेंट्री, 34 नेटिव इन्फेंट्री, 38 नेटिव इन्फेंट्री, ये तो रीजन के हिसाब से लिया जाता है, क्षेत्रों के हिसाब से लिया जाता है। उन क्षेत्र के हिसाब से उनको दिया। ऐसा नहीं है कि कोई रैंक 1 के अधिकारी हमारे यहाँ तो हम उनको रैंक 1 दे देंगे, रैंक 2 के नहीं, ऐसा रैंक का कोई बंटवारा नहीं है। यहाँ पे भी एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग कि रैंक का जो आप लोग देख रहे हो ना कि भाई अमीर आजम सबसे ऊपर है, उसके बाद अमीर है, फिर मनसबदार है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि
आर्मी या फिर सैनिकों के बीच में बंटवारा करना, उनको भेद करना, उनके आपस में डिवीजन करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भेदभाव की नीति या फिर कहीं ना कहीं डिवीजन की नीति को यहाँ पर बढ़ाने की बिल्कुल भी नियत नहीं थी। ये सिर्फ इसलिए था कि रैंक इसलिए दी जाती थी कि दूसरे लोग सुधार कर सके, अच्छा और कार्य कर सके, इसलिए बस रैंक का डिवीजन किया जाता था। और हाँ, वेतन बिल्कुल ज्यादा होता था, एकदम होता था। जो अच्छा कार्य करता था उसका वेतन उस हिसाब से होता था। बट आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई कोई अच्छा कार्य कर रहा है उसके बाद में भी उसका बुरा वेतन हो, ऐसा नहीं होता था। जैसे अंग्रेजों के दौरान हम लोगों ने देखा, अंग्रेजों ने तो ये करा भारतीय तो वेतन बुरा ही होगा, अंग्रेज है तो वेतन अच्छा होगा। इन्होंने ऐसा नहीं किया था, ठीक है। इन्होंने वेतन का वही रूप रखा था कि भाई अगर आपके पास में इतनी कैपेबिलिटी है तो आप रैंक अच्छी कर लो अपनी, हमने तो आपके हाथ में छोड़ा हुआ है, आप जाके कलेक्ट कर लो घुड़सवार ज्यादा से ज्यादा और बराबर कर दो जात के लाके, तो जब बराबर हो जाएंगे तो हम आपको अच्छी रैंक दे देंगे, है ना। तो ये चीजें इसके अंदर होती है। तो कंपैरिजन करने में पहली चीज तो ये आएगी कि वहां पे इक्तादारी और मनसबदारी में एक बड़ा डिवीजन ये है कि इक्तादारी व्यवस्था के अंदर पदों को वंशानुगत देने की अपॉर्चुनिटी हुआ करती थी, ठीक है, वहां दे सकते थे, यहाँ पे नहीं दे सकते, ठीक है। दूसरा बड़ा डिफरेंस वहां पे ये आता है कि इक्तादारी व्यवस्था का मतलब बेसिकली जो इक्ताएं दी जाती थी, इक्ता देने का मतलब राजस्व का कलेक्शन होता था, वहां पे आर्मी का ऑर्गेनाइजेशन ये सारी चीजें वहां नहीं की जाती थी, यहाँ वो सारी चीजें की जा रही है, ठीक है। तो आप इस तरीके से उसके अंदर बेसिकली डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। और इक्तादारी व्यवस्था कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि इसका जो इन्वॉल्वमेंट है, हाँ बस बेसिकली, और कह सकते हो कि इक्तादारी व्यवस्था आपकी ये फारस आरस के इलाके से, टर्किश इलाके से ली गई व्यवस्थाओं को कहीं ना कहीं भारत में इन्वॉल्व किया गया, है ना, या प्राचीन कुछ सभ्यताओं को एग्जाम्पल लेके भारत में इन्वॉल्व किया गया। मनसबदारी व्यवस्था भारतीय मुगलों की ही उपज है एक तरीके से। एग्जाम्पल्स के तौर पर हम कह सकते हैं कि इन्होंने आइडिया जरूर लिया लेकिन ये उपज ही नहीं की है कि इन्होंने आर्मी भी इसमें शामिल कर दी, प्रशासन भी शामिल कर दिया और कह सकते हो राजस्व भी शामिल कर दिया, ये सब इन्हीं की उपज है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग इसके फॉर्म में समझ सकते हैं। और मैडम अमर नायक व्यवस्था हम लोग विजयनगर एम्पायर के अंदर पढ़ते हैं। विजयनगर एम्पायर के अंदर पहली चीज तो ये है कि विजयनगर एम्पायर आपका साउथ का एम्पायर है और साउथ के एम्पायर होने के नाते एक चीज दिमाग के अंदर डाल लीजिए कि अमर नायक व्यवस्था के अंदर जेंडर डिवीजन नहीं था, ठीक है। एक बड़ा डिफरेंस क्या है, जेंडर डिवीजन नहीं था। अमर नायक की व्यवस्था के लिए ऐसा नहीं था कि सिर्फ मेल ही चुने जाएंगे, वहां अगर कैपेबल महिला होती थी तो उसको भी चुना जा सकता था। तो एक बड़ा डिफरेंस अमर नायक प्रणाली के अंदर हमें ये दिखाई देता है, ठीक है। अमर नायक व्यवस्था सीधा सीधा गुप्ता एम्पायर से उठाई गई, ठीक है। गुप्ता एम्पायर के सीधे के सीधे जो भी उस समय में व्यवस्थाएं जमीनी स्तर पर चला करती थी उन व्यवस्थाओं से उठाया गया था, ये व्यवस्थाएं उससे अलग है। तीसरी चीज, अमर नायक व्यवस्था के अंदर क्या होता था, जो प्रशासनिक पद होता था वो सिर्फ और सिर्फ दिया जाता था, राजस्व का कलेक्शन नहीं दिया जाता था अमर नायक को, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। राजस्व का कलेक्शन, आर्मी का कंट्रोल, ये सारी की सारी चीजें अमर नायक के हाथों में नहीं थी। यहाँ पे हमें मनसबदारी में दिखती हैं, यहाँ पर ऐसी चीजें दिखाई देती। तो अमर नायक व्यवस्था प्रणाली इसलिए अलग थी कि वो इस तरीके की चीजों को लेके चला करती, ठीक है। और ऐसा डिफरेंस बेसिकली आपसे अगर पूछा जाएगा तो अभी तक पूछा गया है, जो जागीरदारी और जमींदारी में डिफरेंस पूछा गया, मनसबदारी में और जमींदारी में डिफरेंस अब आ सकता है, ऐसा कुछ पूछा जा सकता है। तो लगभग सेम ही डिफरेंस है अगर आपको उस तरीके से लेके चलना, ठीक है। और कुछ क्लियर है यहाँ तक? मनसबदारी, जागीरदारी, जमींदारी, है ना, ये क्लियर है, ठीक है। और ऐसे ही कोई भी टॉपिक अगर आप लोग के हुआ करे तो कृपया करके बता दिया करिए, यहाँ ना बता पाया करो तो ग्रुप पे मैसेज कर दिया करो कि सर ये टॉपिक हमें पढ़ना है या इसमें हमें डाउट आ रहा है, तो आप बता दिया करिए, ठीक है। और डाउट उसी को आएगा जो घर पे पढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा उसे डाउट तो बिल्कुल आने से रहा, ठीक है। तो अपना अपना स्टडी करना शुरू करिए, घर में पढ़ाई करना शुरू करिए। उसके बाद में जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और फिर तुम लोग कहोगे सर आप कुछ बताते नहीं है, मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हैं, कुछ आंसर ही नहीं देते हैं, क्योंकि तब मैं बिजी रहूँगा, है ना। और फिर आप लोग को लगेगा मैं व्यस्त हो गया तो मैं रिप्लाई नहीं करता या जो भी चीज़ें, ऐसा फिर आप लोग को फील होगा। जब मैं आपके सामने हमेशा के लिए अवेलेबल हूँ तब आप लोग लापरवाही कर लो, है ना। तब आप लोग को अभी क्वेश्चन नहीं सोच रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन पूछें, क्या करें क्या ना करें। तो अभी जब तक जो चीज़ सामने है उसकी थोड़ी बहुत चीज़ों से फायदा उठा लो, है ना। बाद में पता नहीं फिर चीज़ें आपके हाथ में रहे या ना रहे। तो इसीलिए बोलता हूँ मैं कि अभी जितने भी डाउट्स हों, जो भी बचे हुए 2-4 दिन में इधर क्लियर कर लो।
ठीक है। उसके बाद में मौका मिले ना मिले वो फिर आपके हाथ में चीज़ें नहीं बचती। अगर मुझसे कहोगे कि यहाँ अवेलेबल नहीं हो पा रहा हूँ, अगर यहाँ परेशानी हो रही, तो मैं ऑनलाइन भी सेशन लेके आपके डाउट्स अभी क्लियर कर सकता हूँ प्रेजेंट टाइम में। बाद में मुश्किल हो जाएंगी चीज़ें, इसलिए जो भी डाउट्स हैं बिल्कुल खुल के, बिल्कुल ओपन मैंने बोल रखा है, डाउट्स पूछो, क्लियर कर लो, क्योंकि आप पूरा इतिहास पढ़ चुके हो। अब इतिहास में कुछ पढ़ाने को नहीं बचा है, सिर्फ आपका पढ़ने को बचा है और रिवीजन करने को बचा है। इवन अगर अभी मैं किताब खोल के खुद बैठ जाऊँ तो मुझे बहुत डाउट्स आते हैं, पता नहीं आप लोग को डाउट क्यों नहीं आते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आता। अगर मैं खुद अपना इतिहास लेके बैठ जाऊँ तो मुझे डाउट आ जाते हैं, मुझे फिर देखना पड़ता है कि जाके एक बार पढ़ लूँ, चेक कर लूँ जाके, फिर से इसको एक बार रिवाइज कर लूँ। तो मुझे अभी भी डाउट आ जाते हैं, कम से कम 7 साल से पढ़ाते पढ़ाते फिर भी डाउट आ रहा है। तो आप लोग को क्यों नहीं आएंगे डाउट? बिल्कुल आएंगे डाउट, जब पढ़ोगे तब आएंगे ना। तो इसलिए पढ़ना शुरू कर दो, है ना। पढ़ने का टाइम निकला जा रहा है तो अपनी अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और मेरे ख्याल से 12 अक्टूबर का पीसीएस तो सभी को देना होगा, चाहे आईएएस दो चाहे ना दो, है ना। 12 अक्टूबर में पीसीएस आ रहा है, समय बहुत अच्छा मिला हुआ है, इस समय को बर्बाद मत करो। अक्टूबर में पीसीएस बहुत आराम से 12 अक्टूबर में हो जाएगा। जनवरी में मेंस करा देंगे वो लोग। प्रॉपर मेंस करने की आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी अभी बची हुई है। मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से कर लो। यूपीएससी क्वेश्चन पूरा खत्म हो चुका है क्लास में आपका, ठीक है। तो 5 और 6 पेपर आपका तैयार होना चाहिए था अब तक, अगर आप लोग चाहें तो। वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। पेपर 5 और 6 जो मेंस में पूछा जाता है वहां पे, है ना, वो तैयार होना आपकी जिम्मेदारी थी, ठीक है। और अपने अपनी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर थोड़ा काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम अपना अक्टूबर का 12 अक्टूबर का बहुत ज़्यादा अच्छा एग्ज़ाम होने वाला है। क्योंकि इस बार तो गुस्सा पीसीएस ने निकाली थी, तो सबको बहुत गंदे तरीके से पेपर दिया था। अगली बार थोड़ा शांत होगा वो, तो पेपर को अच्छा बनाएगा और आपके लाइक पेपर बन सकता है। तो इस वजह से तैयारियां अभी से शुरू करोगे, तब जाके वो पेपर निकलने की संभावना बनेगी। अन्यथा अभी से तैयारी नहीं करोगे तो कोई संभावना नहीं बचेगी फिर, है ना। जितना लेट करोगे उतना परेशानी में इन्वॉल्व होते चले जाओगे। रिसेंट में कोई अगर एग्जाम है तो उन पे फोकस कर लो, आसपास कोई अगर एग्जाम दिख रहा है तो उन पे फोकस कर लो, है ना। लेकिन फोकस करके तो चलो, बिना फोकस के, बिना टारगेट, बिना एम के अगर बैठे रहोगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। एक टारगेट तो सेट करके चलो सबके दिमाग में। भले से कोई पेपर अगर 25 में नहीं देना चाह रहा हो तो कोई तो बच्चा ऐसा होगा जिसको 26 में देना होगा, 27 में देना होगा, कोई तो होगा ऐसा। तो अपने टारगेट को तो सेट करो, उस टारगेट के हिसाब से पढ़ाई करना शुरू करो। लेकिन पढ़ो बेटा, बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला। 8-8, 10-10 घंटे जब तक पढ़ाई नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। समय निकल जाएगा, उसके बाद में फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो अपना समय बिल्कुल ज़ाया मत करो, बर्बाद मत करो। जो भी समय आपको मिला हुआ है उसको यूटिलाइज करो। बहुत सारे बहाने, बहुत सारी मजबूरियाँ, वो सब आपके सामने होंगी, मैं सब समझ रहा हूँ। मजबूरियाँ भी होंगी, एक्चुअल भी होंगी, लेकिन ये सब जीरो हो जाएंगी, एकदम बिल्कुल जीरो हो जाएंगे अगर सिलेक्शन नहीं हुआ। कोई नहीं सुनने वाला फिर आपकी कि आपकी ये मजबूरी थी, वो मजबूरी थी, इसलिए नहीं हो पाया, उसलिए नहीं हो पाया। कोई नहीं सुनना। फेलियर को कोई सुनना नहीं चाहता, कभी नहीं सुनना चाहता। कितने भी गाने गा लेना बाहर जाके, 8 बार मेंस लिखा, 10 बार मेंस लिखा, 2 बार इंटरव्यू दे के आ गए, ये कर लिया, वो कर लिया, कुछ नहीं, कोई नहीं सुनने वाला। हाँ, एक बार सिलेक्शन हो गया अगर, फिर कुछ भी करके आए हो, चाहे रात भर गाना बजाना सोना हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, तो फिर आपकी सक्सेस स्टोरीज बनेंगी, बढ़िया वाली बनेंगी, सब सुनेंगे फिर बैठ के आप। तो मेन जब पता ही है कि सिर्फ एक ही चीज़ है, सिलेक्शन ही है, सारी परेशानियां खत्म करने की जड़, है ना, तो फिर उस पर काम कर लो थोड़ा सा। और वो काम ऐसे ही होगा जब पढ़ाई करोगे। और बेसिकली रिवीजन बैचेस कहीं नहीं चलते, किसी अभ्युदय के सेंटर में नहीं चलते, सिलेबस ही नहीं खत्म हो पाता। रिवीजन तो बहुत दूर की बात है ना, इतने कम क्लासेस में सिलेबस ही नहीं खत्म हो पाता है। और यहाँ रिवीजन बैचेस चल रहा है, तो इसका तो फायदा उठाना चाहिए आपको, है ना। कि एक बार हम लोग के पास में एक लिमिटेशन तब होती है जब हमें सिलेबस खत्म करना होता है। तब हम कहते हैं कि हम इसी टॉपिक के ऊपर रह सकते हैं, हमारे पास अभी यही टॉपिक है, आज मुझे इसे खत्म करके जाना है बच्चों, तो अभी अन्यथा क्वेश्चन ना पूछो किसी तरीके के। तो मैं एक बाउंडेशन, और मैंने तो तब भी बाउंडेशन नहीं लगाई किसी पे। मैं तो तब भी कहता था पूछो जो क्वेश्चन पूछना है, कैसे भी पूछो, डिस्कस करो। मैं तो कहता था डिस्कस करने का मतलब क्लास होता है ना। तो वो समय तो चलो चला गया। यहाँ रिविजन्स मिल रहे हैं आपको, और इतने अच्छे रिवीजन मिल रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस डेली क्वेश्चंस को कराने की, जिसके लिए आप लोग तैयार रहो। और टाइम देखते हो आप लोग, जिस समय हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, इस समय बैठ के आप प्रीलिम्स का पेपर दोगे बैठ के वहाँ पे। तो इस समय माइंड आपका गाइड हो रहा है उस चीज़ के लिए कि मुझे इस समय एमसीक्यूज लगाने हैं। तो प्रीलिम्स के एमसीक्यू लगाने का 9:30 से 11:30 का समय ही सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि आपको इसी समय में जाकर पेपर भी देना है।
वही समय पेपर लिखना है जाके, है ना। तो इस वजह से मैं सारी चीजें सोच समझ के ये सारी चीजें आपके सामने करा रहा हूँ, तो इसका आप लोग बिल्कुल फायदा उठाइए, वरना ये सब चीजें हाथ से फिसल जाएंगी, निकल जाएंगी और बाद में फिर कोई भी सोल्यूशन नहीं बचेगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आए, बैठे, चले गए और उसके बाद में बैठने के बाद, जाने के बाद में सब लोग अपनी अपनी जगह कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं कर पाए। कारण यही है, पढ़ते नहीं हो तुम लोग। अगर तुम लोग पढ़ना शुरू कर दोगे तो सिलेक्शन होंगे। 2-4 बच्चे जिन्होंने पढ़ा वो अच्छी जगह, आज की जगह सेलेक्ट है, वो ठीक ठाक जगह पहुँच गए। लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे, स्टडी नहीं करोगे, यहाँ पे सिर्फ क्लास लेना आप लोग को लग रहा है अगर कि ये सिलेक्शन है, तो ये सिलेक्शन थोड़ी है। यहाँ पे क्लास लेने का मतलब तो एक डायरेक्शन मिल रही है सिर्फ आपको कि बस इस रास्ते पे चल रहा है, तो वो रास्ते पे चलोगे तब तो होगा ना सिलेक्शन। तो आप सिर्फ डायरेक्शन के बेसिस पे खड़े खड़े सोचते रहो यही वाला रास्ता गया है, बस सोचते रहो, क्या होगा, सोचते ही तो रह जाओगे। जब तक चलोगे नहीं उसके बाद काम कैसे चलेगा। तो चलना तो शुरू करो, पढ़ना शुरू करो एटलीस्ट। जब पढ़ोगे तब बहुत सारे डाउट्स आएंगे और वो सारे डाउट्स आप लोग क्लियर करो। अपनी तरफ से मैंने हर एक प्रयास करके जितना भी कवर कराना था वो सब कवर करा दिया। और यकीन मानिए कि आप आने वाले जितने भी पेपर्स देने वाले हो उसमें इतिहास इतना अनएक्सपेक्टेड होता है कि क्वेश्चन आपके इतिहास से फंस जाए क्लास में से, ये बहुत बड़ी बात होती है। कोई टीचर पूरे इंडिया में गारंटी नहीं लेता कि मेरे क्लास में से इतिहास में क्वेश्चन फंसेंगे, और ना मैं लेता हूँ। लेकिन उसके बाद में भी आप जाके पेपर में देख लेना, अभी MPPCS भी हुआ है, छत्तीसगढ़ भी हुआ है और अभी आने वाले और भी पेपर है, जाके देख लो हिस्ट्री के क्वेश्चन एक बार। और फिर कहना कि सर हमने ये पेपर तो ये क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं क्लास में, आपने पढ़ाया है। जाके देखो तो एक बार, सब आ रहा है, क्लास में से ही आ रहा है, कोई बाहर नहीं जा रहा है क्वेश्चन, सारी चीज़ें आ रही हैं। बट आप लोग थोड़ा सा स्टडी करना शुरू करो, मेहनत करना शुरू करो, तब चीज़ें आपके कंट्रोल में आएंगी। मेंस उठा लो, मेंस की एनालिसिस करना शुरू कर दो। जिन लोगों को 12 अक्टूबर का पेपर देना है, कम से कम 3 महीना प्रॉपर मेंस की तैयारी करो, प्रॉपर मेंस की तैयारी। सोचो ही मत प्रीलिम्स नाम की कोई चीज़ होती है, सिर्फ मेंस की तैयारी करो। 3 महीना खत्म होने के बाद में फिर अपने प्रीलिम्स के ऊपर उठा लेना, है ना। मेंस का थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहना और प्रीलिम्स की ऐसी तैयारी करना कि अब मेंस नहीं देना है ना, तो प्रीलिम्स तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से जब दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलोगे तो एग्जाम निकलेगा। और सिर्फ आपके पास में 12 अक्टूबर थोड़ी है, इसी बीच में बिहार का आ जाएगा, इसी बीच में मध्य प्रदेश का आ जाएगा, इसी बीच में उत्तराखंड का आ जाएगा। ये सब भी तो PCS ही हैं, ये कुछ अलग थोड़ी है ना। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा अगर वो अपने स्टेट से रिलेटेड पूछ लेते, 8, 10, 12 क्वेश्चन पूछ लेते, बाकी सब तो GS ही है, सब GS है ना। तो अगर आप किसी एक एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर लेते हो तो आपके तो बहुत सारी लाइन लगी है फिर PCS देने के लिए, है ना। तो बहुत एग्जाम है आपके पास, लेकिन आप तैयार तो हो एक बार। वो बोलते हैं ना, अपॉर्चुनिटी नॉक्स वंस, सिर्फ एक बार खटखटाएगी और फिर चली जाएगी। और सबकी लाइफ में ऐसा होता है, एक बार दरवाजा जरूर खटखटाएगी। अब तुम पलंग पे पड़े तोड़ लाओ पलंग तो वो अलग बात है, ठीक है। उठ के दरवाजा ही ना खोलो तो फिर वो अलग बात है। तो ये समस्या आपके अंदर है ना, उठ के अगर दरवाजा खोलोगे तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, है ना। लेकिन उसके लिए तैयार रहना पड़ता है, ठीक है। आप अपने आप को तैयार रखो, वेट करो अपॉर्चुनिटी आने का। अपॉर्चुनिटी मिली, मैं तैयार हूँ, कोई भी एग्जाम है तैयार हूँ, दिया और एग्जाम में क्वालिफाई हो गया। बच्चे ऐसे तैयारी कर रहे हैं, टारगेट सेट है कि कोई एग्जाम आएगा उसके लिए तैयारी करेंगे, बट अपने आप को प्रिपेयर तो कर लो। और प्रिपेयर करने का क्या तरीका, क्या आपकी हिस्ट्री तैयार हो गई, क्या पॉलिटी तैयार है, क्या इकोनॉमी तैयार है ना। ये सब्जेक्ट्स क्या आपने तैयार कर लिए या नहीं कर लिए। अगर ये तैयार है आपके तो आपके पास में अपॉर्चुनिटी आएगी, फिर फेलियर बचेगा ही नहीं। एक चीज पढ़ने को बचती है, सिर्फ करंट अफेयर्स। उस समय में कोई भी एग्जाम आया 2 महीना पहले पता ही चल जाएगा आपको ये एग्जाम देना है, उसका करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दो। तो एग्जाम देना कोई टफ चीज नहीं है, समय है आप लोग के पास में, तो उसका यूटिलाइजेशन करो, है ना। चीजें ध्यान रखो अच्छे से। बाकी अगला टॉपिक क्या डिस्कस करना था, रिसेशन। हाँ बताओ। महाजनपद दास, ठीक है, महाजनपद दास डिस्कस कर लेंगे। पहले ये रिसेशन वाला कर, उसके बाद में महाजनपद दास कर लेंगे। कोई भी टॉपिक ऐसा हुआ करे तो आप लोग बिल्कुल बता दिया करो, बेहिचक उस पर डिस्कस जरूर कर लिया करेंगे। पहले हम लोग वर्ड शुरू करते हैं यहाँ से, अकाल, ठीक है। ये एक वर्ड जो है आपने हिस्ट्री में बहुत सुना है, ठीक है। बार बार इसके वर्ड को हम लोग लगातार सुनते चले आए। अगर हम लोग अकाल की बात करें तो अकाल हमने 1877 के समय में भी सुना, अकाल की बात करें तो 1903 में भी सुना, अकाल की बात करें तो हमने 1911 में भी सुना। ये बड़े बड़े अकाल हैं जो भारत के अंदर उस समय में पड़े थे। और तीनों अकाल हमें याद क्यों रहते हैं, क्योंकि तीनों समय में दिल्ली दरबार हुआ,
ठीक है, तीनों समय में बड़ा बड़ा दिल्ली दरबार हुआ। भारत के अंदर अकाल की समस्या या कहीं ना कहीं फैमीन जिसको हम लोग बोलते हैं, इसकी समस्या बहुत आम थी। ऐसा नहीं था कि अकाल की समस्या अंग्रेजों के समय से ही शुरू हुई थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, बढ़ बहुत गई अंग्रेजों के समय में आके, ठीक है। अकाल की समस्या लगभग प्राचीन भारत से ही भारत के अंदर देखने को मिली है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, हमेशा से इस बात को हम लोग जानते हैं, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी रहती है, ज्यादातर यही है ना। इवन पहले अगर हम लोग 1947 से बात करें तो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी जो हमारी थी वो अप्रॉक्स 70% तक की हुआ करती थी। कितनी? 70% की हमारी डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ किस पे होती थी? एग्रीकल्चर पे हुआ करती थी। तो हमारा एक कृषि प्रधान देश, तो हमारे यहाँ की अगर एग्रीकल्चर डूबेगी तो फिर लोगों को भी ले डूबेगी। यही तो होगा कि अगर एग्रीकल्चर में जरा सा भी डाउनग्रेड आया तो उसका मतलब क्या होगा कि फिर वो पूरी जनता को कहीं ना कहीं तबाह बर्बाद कर सकता है। और यही होता था जब भी किसी भी समय में एग्रीकल्चर स्लो डाउन होता था या एग्रीकल्चर डिस्ट्रक्शन हुआ करता था, बर्बाद होती थी फसलें हमारी, तो भारत में एक समस्या आती थी, किसकी? अकाल की। ठीक है, एग्रीकल्चर बर्बाद होने के दो तरीके थे। एक तरीका ये था कि ये हो सकता था या तो ये मैन मेड हो और या तो ये नेचुरल हो। दो तरीके ही तो हो सकते हैं, इससे ज्यादा तो और कोई तरीका नहीं हो सकता। ठीक है, नेचुरल तरीका ये हो सकता है कि जब बरसात की जरूरत है तब बारिश नहीं हो रही है ना, और जब बारिश की जरूरत नहीं है तब अंधाधुंध बारिश हो रही है, तो फसलें सड़ती भी थी, खराब भी होती थी, और कभी कभी पानी की शॉर्टेज की वजह से फसलें हो भी नहीं पाती थी। ये सब तो नेचुरल होता है। बाढ़ आ गई या फिर किसी भी तरीके का कोई भी नेचुरल डिजास्टर आया, उसकी वजह से हमारे यहाँ की लंबे लंबे समय की फसलें क्रॉप बर्बाद हो जाती थी। ठीक है, ये समय था जिसकी वजह से भारत में अकाल जैसी समस्याएं देखने को मिलती थी। दूसरा मैनमेड था। मैनमेड का मतलब जो शासक वर्ग हमारे यहाँ का था, जिसके हाथों में नियंत्रण हुआ करता था, वो ऐसी समस्याओं को और ग्रेव कर देता था। ठीक है, और ग्रेव करने का मतलब क्या हो गया कि भाई भारत के अंदर अगर मैनमेड किसी तरीके का एग्रीकल्चर इशू आया तो उसका कारण क्या हुआ? एक तो ऑलरेडी बारिश कम हो रही है, बारिश कम होने के बाद में क्या करना चाहिए शासक वर्ग को कि भाई थोड़ा रिलैक्सेशन देना चाहिए, टैक्सेस कम कर देना चाहिए। उस समय लोगों को क्या करना चाहिए? पीडीएस जैसी सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, है ना। जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आज चलता है, राशन बांटने का सिस्टम चलता है, ऐसे सिस्टम कहीं ना कहीं आज के समय में इन्वॉल्व कराने चाहिए थे, जैसे हुए आज के समय में। ये मैनमेड समस्या होती थी। आपने मोहम्मद बिन तुगलक को देखा, एग्जाम्पल हमने देखा था इसका, और इसने गंगा दोआब के रीजन में टैक्स लगा दिए थे, टैक्सेशन बढ़ा दिया अंधाधुंध, और इतने बढ़ा दिए जिसकी वजह से समस्या क्या हो गई? गंगा दोआब में फसल वैसे भी नहीं थी और उसकी वजह से इसने टैक्स लगा के और अकाल की समस्या पैदा कर दी। तो अकाल कोई नई चीज नहीं है, अकाल समस्या बहुत पहले से चली आ रही है। समस्या ये ग्रेव यहाँ पे आके हो जाती थी एग्रीकल्चरल इश्यूज की वजह से, और जिसका ब्रिटिशर्स ने बहुत गलत तरीके से यूज। ठीक है, ब्रिटिशर्स जो ब्रिटिशर्स थे या फिर ब्रिटिश अधिकारी थे, इन्होंने सबसे ज्यादा इस सिचुएशन को ग्रेव कर दिया या सबसे ज्यादा इसको बुरे से बदतर कर दिया। ठीक है, तो हम लोग अगर इनकी बात करें अंग्रेजों की, कि अंग्रेज भारत के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के नाम पे सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट चाहते थे, और वो भी सिर्फ अपना। ठीक है, भारतीय जनता से कोई मतलब नहीं, किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं। आपने जमींदारी, रैयतवाड़ी, मालवाड़ी सब पढ़ ली, हर चीज के अंदर आपने एक ही चीज देखी कॉमन, वो क्या थी? अंग्रेज अपने प्रॉफिट के लिए भारतीयों को किसी भी गड्ढे में फेंक सकते थे, है ना। और वही समस्या थी जिसकी वजह से भारत में अकाल पड़ता था। अकाल का मतलब बेसिकली क्या होता है? लेस प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, पहली चीज। ठीक है, लेस प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स मतलब क्रॉप्स जो है बहुत कम होंगी उस जगह पे जहाँ पे अकाल पड़ा होगा। दूसरी समस्या अकाल की एक नेचर की ये है कि यहाँ पे डेथ का रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, डेथ का रेशियो ज़्यादा बढ़ जाएगा, हंगर बहुत तेज़ी से कहीं ना कहीं ग्रेव तरीके से फैलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ी समस्याएं कहीं ना कहीं जब क्रिएट होती हैं तो ये सब मिलके क्या बनाती हैं? अकाल बनाती हैं, जिसकी वजह से लोगों की डेथ होना शुरू होती है बड़ी बड़ी संख्या में। ऐसा होता था कि एक बार में लाखों लाखों लोग मर जाया करते थे सिर्फ भूख की वजह से, हंगर की वजह से लंबी लंबी लोगों की कतारें लग जाती थी सिर्फ इसकी वजह से। इस समस्या को हम क्या कहते हैं? अकाल कहते हैं। ये पूरी ओवरऑल क्या है? अकाल की समस्या है। ये समस्या भारत के अंतर्गत अब आपको देखने को नहीं मिलेगी। अकाल जैसी समस्या मिलती है कि फैमिन पड़ गया, अकाल सूखा पड़ गया या कुछ ऐसा हो गया, अब देखने को नहीं मिलता। कारण है कि हमारे यहाँ की जो देश की जितनी भी अर्थव्यवस्था को चलाने का तरीका वो अब बदला है। वो बदला कैसे? वो बदला ऐसा है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भारत में हुए, समय समय पे हमने सोशलिज्म, समाजवाद जैसे प्रिंसिपल को अपनाया, और हमने बोला जिसके घर खाने को नहीं है उसके घर खाना सरकार पहुंचाएगी। तो सरकार ने गारंटी दी है
सरकार ने बोला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत हम गारंटी लेते हैं, हंगर को हम रिड्यूस करेंगे, पॉवर्टी को हम रिड्यूस करेंगे। ये सारी के सारी चीज़ें किसने ले ली हैं? सरकार ने अपने हाथों में ले ली है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जब आप लोग पढ़ोगे तब वहाँ पे पढ़ोगे, है ना। तो गोल्स के अंदर ये सारी बातें की जाती है। तो हमने वो गारंटी ले ली, इसलिए अकाल और ऐसी समस्याएं हमारे देश से तो जा चुकी, लेकिन इसकी जगह अब ले ली है किसी दूसरे शब्द में, और वो शब्द आज के समय में बहुत ग्रेव है और काफी समय से ग्रेव है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिसेशन। ठीक है, अब ये प्रॉपर तरीके से इकोनॉमिक टर्म है, ठीक है, आर्थिक टर्म है। यही अकाल की समस्या जो हम लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं, जिससे बड़े बड़े नुकसान हो रहे थे, ह्यूमन लॉसेस हो रहे थे। अब ये लॉसेस ह्यूमन लॉसेस से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? इकोनॉमिक लॉसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अभी तो एक मेल या फीमेल बॉडी का यहाँ पे कोलैप्स हो रहा था, अब यहाँ पे सीधा का सीधा कोलैप्स किसका होगा? एक स्ट्रक्चरल बॉडी का कोलैप्स होगा, जो इकोनॉमिक बॉडी होगी हमारे देश की। ठीक है, रिसेशन का मतलब अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो मंदी से होता है। ठीक है, मंदी का मतलब क्या होता है? मंदी का मतलब बेसिकली ये होता है जब किसी भी देश के अंदर इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है, आर्थिक तरीके से जब चीजें नीचे गिरने लगे, डाउन होने लगे, डाउनग्रेड होने लगे, इसी को हम क्या कहते हैं? रिसेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें एक एग्जांपल के तौर पर कि मंदी कब आती है? मंदी तब आती है जब इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा डाउन, मतलब कितने बनाओ में कमी है। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक मैप की बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक मैप ये आपको दिया गया है, इस मैप के अंदर अगर हम लोग बात करें, ये एक 0 पॉइंट है। 0 पॉइंट पे क्या होता है? सिचुएशन दो तरीके की आ सकती है। एक सिचुएशन ये आ सकती है जिसको हम लोग बूम कहते हैं। बूम का मतलब ये होता है, ये इकोनॉमिक बूम होता है। यहाँ पे हम लोग इन्फ्लेशन की सिचुएशन को काउंट करते हैं कि जब प्राइसेस बढ़े, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? प्राइसेस बढ़ते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के बेसिस पे इसको चार्ट बनाए होंगे आपने बचपन में बहुत सारे। ठीक है, तो एक चार्ट का एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे क्या होता है? यहाँ से सिचुएशन जब इधर की तरफ जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, तो एक सिचुएशन आ जाती है बूम की। ये हायर पोजीशन होती है। ठीक है, और कभी कभी जो बहुत हायर पोजीशन में गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश करती है, नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते हैं, कोविड आ गया है ना, कोविड को देखा हमने, ये नीचे आता है, और नीचे आते आते ये क्या होता है? ये नीचे और चला जाता है। ये माइनस कर्व होता है ना, नेगेटिव होता है, ये प्लस होता है, पॉजिटिव कर्व होता है, ये माइनस में चला जाता है। और माइनस में ऐसा जाता है कि नीचे आते 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 ये फिर इस वाली पोजीशन पे आ जाता है, और ये बूम की पोजीशन ऊपर थी, नीचे ये जो पोजीशन होती है इसी को हम कहते हैं रिसेशन। क्या कहते हैं इसी को? रिसेशन कहते हैं। तो जब पोजीशन बिल्कुल डाउनग्रेड नेगेटिव में चली जाए, ऐसी पोजीशन होती है रिसेशन। तो एक कारण तो हमें समझ आया, इन्फ्लेशन रेट जो है ये बहुत ज़्यादा डाउन चला जा रहा है, यहाँ पे चला जा रहा है, तो ऐसी पोजीशन क्या हो गई? ये रिसेशन या मंदी की पोजीशन होती है। ठीक है, दूसरी अगर हम लोग काउंट करें तो यहाँ पे भी एक चीज़ आ जाती है, वो आ जाती है एग्रीकल्चरल ब्रेकडाउन। ठीक है, एग्रीकल्चरल ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है? कोई भी देश, हर देश के अंदर कृषि, ठीक है, सारे देश कृषि पे डिपेंडेंस होते हैं, और किसी भी देश के अंदर अगर कृषि के अंदर समस्याएं आना शुरू होती हैं तो वो क्या करता है? इकोनॉमिक स्लो डाउन की तरफ जाता है, देश के अंदर आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होना शुरू होती है, एग्रीकल्चर डाउन होता है, कृषि बर्बाद होना शुरू हो जाती है। कारण दूसरा क्या बनता है? रिसेशन का कारण ये बनता है। तो एग्रीकल्चर की वजह से भी क्या होता है? रिसेशन। तीसरी चीज बड़ी समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बेरोजगारी। किसी भी देश के अंदर बेरोजगारी का बढ़ना किसको दर्शाता है? रिसेशन को दर्शाता है, मंदी को दर्शाता है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट तेजी से बढ़ेगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, एक सीधा रिलेशन होता है, इन्फ्लेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये हमेशा डायरेक्ट रिलेशन होता है। मतलब क्या हो रही है? महंगाई सीधा सीधा समानुपाती है किसके? रोजगार के। जितनी महंगाई बढ़ेगी उतना अच्छा रोजगार होगा। ठीक है, ये चीज़ सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन ये बड़ी सीधी सी बात है। जितनी तेजी से महंगाई बढ़ती है उतनी तेजी से रोजगार बढ़ता है। कारण कभी बताऊंगा आपको जब बात इस तरीके की कभी होगी, लेकिन फिलहाल सीधा याद रखिए कि जब रिसेशन बढ़ेगा तो इसका जस्ट रिवर्स नहीं होगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ेगा साथ साथ में। ठीक है, तो जब मंदी आती है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तो तीसरा कारण इसका ये होता है। चौथी चीज होती है पॉवर्टी। ठीक है, रिसेशन के लिए जिम्मेदार एक कारण वो है पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब गरीबी, भुखमरी, हंगर भी हम इसके अंदर डाल सकते हैं, ये हंगर का भी एक एग्जाम्पल हो सकता है, तो हंगर भी इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है जो इसके अंतर्गत आता है। तो ये चीजें रिस्पॉन्सिबल सब किसके लिए? रिसेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल कल बात भी कर रहे थे हम लोग, 1929 का रिसेशन आया है ना, पूरी दुनिया हिल गई इस रिसेशन से, है ना। ये रिसेशन बेसिकली कहाँ से शुरू हुआ? यूएस। ठीक है,
यूएसए में इस रिसेशन को जब देखा गया, यूएसए में रिसेशन आया, इस रिसेशन के पीछे ये सारे कारण तो जिम्मेदार रहे होंगे, ठीक है। एक कारण और जिम्मेदार था, वहाँ की स्टॉक मार्केट, ठीक है, वहाँ की स्टॉक मार्केट। अब भाई अमेरिका जैसा देश है, स्टॉक मार्केट पे बात कर सकता है, उस समय भारत बात भी नहीं कर सकता था। स्टॉक मार्केट जैसी कोई चीज़ होती है, अमेरिका कर सकता था, एडवांस देश था। स्टॉक मार्केट पे उस समय बात हुई, स्टॉक मार्केट कोलैप्स कर गया था उस समय। कोलैप्स करने का कारण क्या होता है, स्टॉक मार्केट होता है क्या, ये भी थोड़ा सा समझ ले। स्टॉक मार्केट का मतलब बेसिकली ये होता है, मेरा पैसा, एक कंपनी बैठी हुई है, उस कंपनी को मैंने अपना पैसा दे दिया, वो कंपनी मेरा पैसा होल्ड करके रखेगी और वो कंपनी मुझे गारंटी देती है कि कुछ समय बाद हम इस पैसे को आपको वापस करेंगे प्रॉफिट के साथ में, ठीक है। ये तो हो गया हमारा स्टॉक लगाना। लेकिन जब स्टॉक एक्सचेंज की बात होती है तो मेरे अलावा कोई तीसरा व्यक्ति भी तो बैठा है उस कंपनी के पास पैसा लगाने के लिए, वो भी व्यक्ति से यही वादा कंपनी कर रही है, कह रही है उसका पैसा आएगा हम वो भी लगाएंगे। लेकिन बीच में जो एक मेन सर्किल है, उस सर्किल पे जो कंपनी बैठी है वो पैसा लगा किस बात पे रही है, ये भी तो देखना चाहिए। तो वो जिस बात पे पैसा लगा रही है उस पे जिम्मेदार होता है स्टॉक बढ़ेगा या घटेगा। फॉर एग्जाम्पल आईपीएल के मैचेस देखे आप लोगों ने, है ना, दिल्ली जीतेगी, बेंगलोर जीतेगा, है ना, पंजाब जीतेगा, गुजरात जीतेगा। क्या हो गया, एक कंपनी बीच में बैठ गई आके, उस कंपनी ने एक ग्राहक से पैसा लिया और बोले कि तुम क्या बोल रहे हो, बोले गुजरात जीतेगा। दूसरे से लिया, उसने बोला मैं बोल रहा हूँ बेंगलोर जीतेगा। अब जीतेगा तो कोई एक ही, तो जिसका पैसा गया और अगर गुजरात हार गई तो बेंगलोर वाला पैसा ले जाएगा नहीं ले जाएगा, तो ये पैसा इसके पास से चला जाता है। इसी को हम क्या कह सकते हैं, स्टॉक मार्केट एक्सचेंज कह सकते हैं। बहुत सिंपल भाषा, ठीक है, बहुत सिंपल भाषा मैंने समझा दी। इसके बहुत बड़े बड़े टर्म है। जब हम लोग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एजेंसीज है इसकी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं जो इसके ऊपर काम करती हैं, ये इसको बेसिकली पूरे भारत में संचालित करती हैं। अगर भारत की बात करूं, ठीक है। अब ये स्टॉक मार्केट का एक्सचेंज है, ये कोलैप्स हुआ। ये कोलैप्स हुआ मतलब यूएसए के अंदर जो लोग स्टॉक्स में पैसा लगाते थे उन सारे के सारे लोगों का पैसा मर गया, ठीक है। जो कंपनी बैठी हुई थी वो कंपनी लॉस में चली गई, घाटे में चली गई और वो पैसा कहीं ना कहीं खत्म, पैसा गया तो स्टॉक मार्केट कोलैप्स कर जाएगा ना। फॉर एग्जांपल आपने सहारा का केस देखा होगा भारत के अंदर, सहारा के बारे में सुना, सहारा के बारे में तो सुना होगा। सहारा मॉल्स चलते हैं, सहारा कॉम्प्लेक्सेस चलते हैं, बहुत सारी चीजें सहारा की चलती हैं। ऐसे एक व्यक्ति है जिनका नाम ही सहारा था, जिन्होंने इस कंपनी को बड़ा सा क्रिएट किया और ठीक है। तो हुआ क्या, उन्होंने जो कंपनी बनाई थी वो कंपनी का जो इन्होंने इशू किया था, जिस कंपनी के तहत इन्होंने क्या करा, स्टॉक्स लोगों से लेना शुरू करे, पैसे इकट्ठे करना शुरू करे। इन्होंने बोला आप हमारे पास पैसे रखिए, हम इतने इतने समय में आपको पैसा इतना बढ़ा के देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पास 10 रुपये रखोगे, मैं कुछ समय बाद आपको 15 रुपये दूंगा। ऐसा इन्होंने पूरे भारत में योजना घोषित कर दी, ठीक है। और घोषणा करने के बाद में जब बहुत करोड़ों में इनके पास पैसा आ गया तो ये पैसा लेके भाग गए, ठीक है। सहारा जैसी कंपनी पैसा लेके भाग जाए, बहुत बड़ी बात होती है। ये ऐसी बात हो गई कि आपका बैंक ऑफ बड़ौदा पैसा लेके भाग गया, ठीक है। सहारा पे लोग इतना ट्रस्ट करते थे, ठीक है। अब सहारा जैसी कंपनी पैसा लेके भाग गई तो स्टॉक तो गया। जितना स्टॉक इन्होंने क्रिएट किया था लोगों के साथ में, लोगों का ट्रस्ट गया और स्टॉक सब बर्बाद हो गया। कोर्ट में केस चला, बहुत तरीके की चीज़ें हुई, सहारा की प्रॉपर्टी सारी सीज करी गई, पैसा वहाँ से निकाला गया और जनता को थोड़ा थोड़ा पैसा बांट दिया गया। हालांकि पूरा पैसा आज तक नहीं मिला है लोगों को, अभी भी केस चल रहा है बहुत सारे, है ना। लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा पैसा गवर्नमेंट जितना बांट पाई उतना बांट दिया। गवर्नमेंट ने, इवन सुप्रीम कोर्ट ने बोला, मैंने बोला था पैसा दो जाके, क्यों दिया जाए, मेरे से पूछ के गए थे, अब आ रहा हो मेरे पास में, मुझे पैसा दिलाओ मुझे। बोले वो तो तुम्हारा फंडामेंटल राइट है, चुका करो वरना थप्पड़ मार के भेजता है यहाँ से, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर ये हुआ, फिलहाल दिलाया, थोड़ा थोड़ा पैसा सबको दिलाया, स्टॉक खत्म हुआ, स्टॉक गिर गए। स्टॉक ऐसे ही गिरे थे 1929 में यूएसए के अंदर। कारण समझ आ गया होगा, वहां पे भी कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से गिरे होंगे। वहां पे आया रिसेशन, इकोनॉमिक रिसेशन आ गया। इकोनॉमिक रिसेशन ऐसा आया कि यूएसए का इम्पैक्ट पड़ा पूरी दुनिया के ऊपर। हम लोग पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी ये समय वो है जिस समय में ग्लोबलाइजेशन जैसा कॉन्सेप्ट बहुत चलन में तो नहीं है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब समझते होंगे आप लोग कि भाई एक दुनिया दूसरी दुनिया के साथ में कनेक्टेड है, अपना व्यवसाय कर रही है, व्यापार कर रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब चल रहा है। बहुत बड़े लेवल पे ग्लोबलाइजेशन उस समय चलन में नहीं था, लेकिन ऐसा तो होता था ना, इंपोर्ट भी हो रहे हैं, एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं, सारी चीजें हुआ करती थी, है ना। चलन ज्यादा समझ आ गया तो फिर उनके बाहर चले जाओ बेटा, नहीं आया तो फिर शांत बैठ जाओ, है ना। कुछ अगर समझा रहे हैं, कुछ सही बात समझा रहे हैं तो उसको सुन लो, समझ लो, ठीक है।
तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब बेसिकली क्या होता था कि ग्लोबलाइजेशन के तहत देश एक दूसरे के साथ कनेक्टेड तो थे उस समय, व्यवसाय तो चला करते थे। तो यूएसए का व्यवसाय इंग्लैंड के साथ अगर चल रहा है तो इंग्लैंड के ऊपर इस मार्केट का फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। और इंग्लैंड भारत के साथ में आप देख रहे हो किस तरीके से इन्वॉल्व है, तो उसका फर्क डायरेक्ट किसके ऊपर पड़ा होगा? भारत के ऊपर, इंडिया के ऊपर पड़ा होगा। तो सारी मार्केट कोलैप्स होना धीरे धीरे शुरू हो गई इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से। कारण एक बहुत बड़ा जिम्मेदार था इसके पीछे, ज्यादातर कंट्री अपना डॉलर के अंतर्गत व्यवसाय करा करती थी। ठीक है, एक करेंसी होती है, ठीक है, करेंसी होती है जिसमें व्यवसाय होता है कि भाई मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ अगर, और कोई व्यक्ति मेरे साथ यूएसए से अगर व्यापार करेगा तो हम लोग एक करेंसी पे व्यापार करेंगे, पैसे पे व्यापार करेंगे। पैसे के लिए तो व्यापार हो रहा है। उसने मुझे कोई वस्तु यहाँ भेजी, मैंने उसको यहाँ से पैसा भेज दिया। पैसा मैं उसको रुपये में भेजूंगा किसी अकाउंट में, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबिलिटी अकाउंट नाम का एक अकाउंट होता है, FCNR अकाउंट होता है। मैं उसको वहाँ पे पैसा भेजूंगा, वो पैसा डॉलर में कन्वर्ट होगा, और डॉलर में कन्वर्ट होकर उसको मिल जाएगा। व्यवसाय किसमें हुआ? डॉलर में ही तो हुआ, है ना। तो एक देश दूसरे देश के साथ डॉलर से ही कनेक्टेड था। तो जब यूएसए का डॉलर गिरा तो यूएसए का डॉलर गिरने की वजह से सभी देशों के ऊपर, व्यवसाय के ऊपर फर्क पड़ा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया धीरे धीरे किसमें? इकोनॉमिक रिसेशन में चली गई। तो मेन कारण क्या था इकोनॉमिक रिसेशन के? ये सारे के सारे कारण जिम्मेदार थे जो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो अमेरिका ने सोचा क्या करें? अमेरिका ने ये सोचा फिर अब ये सारे जो फैक्टर्स थे, जिम्मेदार थे, इनको खत्म करना पड़ेगा। इसी को खत्म करोगे तभी तो रिसेशन जाएगा। तो इसने काम करा पॉवर्टी रिडक्शन के लिए, ठीक है, इसने काम करा होगा अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए, एग्रीकल्चर ब्रेकडाउन को हटाने के लिए, फिर से एग्रीकल्चर में बूस्ट करा जाए, इन्फ्लेशन रेट को बैलेंस करने के लिए, ये सारे काम इसने करे होंगे। और 1929 के बाद से 1935 आते आते अप्रोक्स ये रिसेशन मार्केट में आके खत्म होना शुरू हो गया। तो ये इकोनॉमिक रिसेशन था, मंदी जो आई थी, इसी को हम लोग मंदी कहते हैं। और मंदी के लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार होते हैं। तब क्या होता था? ह्यूमन लॉसेस होते थे। पहले हम अकाल पढ़ रहे थे, इससे पहले वहाँ ह्यूमन लॉसेस होते थे, यहाँ हमने क्या देखा? इकोनॉमिक लॉसेस होना शुरू हो गए। तो हम मंदी को अगर कनेक्ट करें थोड़ा बहुत अकाल के साथ में, तो इस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। बात आ गई समझ में रिसेशन वाले? तो ये क्वेश्चन ये था कि जैसे जो डॉलर है उसकी कीमत ज्यादा है, तो सर अगर जैसे इसकी डॉलर की कीमत गिर गई, तो सर विश्व को फायदा होगा ना? विश्व को फायदा होगा, हाँ विश्व को फायदा हो सकता है। देखो इसके अंदर दो फैक्टर जिम्मेदार ये होते हैं। अब देखो डॉलर की कीमत अगर गिरी, डॉलर डाउन हुआ, तो डॉलर डाउन होने के बाद में यूएसए भी तो चालाक है, वो डाउन कीमत पे क्यों बेचेगा अपना सामान? ठीक है, वो भी तो वेट करेगा पहले डॉलर उठने दो, डॉलर के ऊपर थोड़ा सा परिवर्तन आने दो, तब हम क्या करेंगे? फिर सामान अपना बेचना शुरू करेंगे। तो जब डॉलर स्टेबल हो जाएगा थोड़ा बहुत, तब वो व्यापार करना शुरू करेगा। और जब तक यूएसए व्यापार नहीं करेगा तब तक दूसरी कंट्री इंतजार में बैठी हुई है, अरे हमारे पास सामान आए, सामान आए, सामान आए, सामान आ ही नहीं रहा, क्योंकि यूएसए चला के दिखा रहा बैठ के, बोले अभी मैं दूंगा ही नहीं, मेरा डॉलर कम है ना। दूसरे देश कितने भी कोशिश कर ले, तो दूसरे देशों के पास गुड्स की, सर्विसेज की शॉर्टेज हो जाएगी ना, तो वही शॉर्टेज उनके लिए भी तो मंदी का कारण बन जाएगी। तो इसलिए ये मंदी का कारण बन जाता है। पैसा गिरना, पैसा उठना, ये भी बात समझ लो। डॉलर गिरने का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है इसकी वैल्यू कम हो जा रही है, ठीक है, करेंसी दूसरी करेंसी के मुकाबले में। अब इसकी वैल्यू निर्धारित कैसे हो रही है कि इसकी वैल्यू है कुछ, इसकी कीमत है कुछ, या इसकी औकात है कुछ, ये कैसे निर्धारित हो रही है? ये निर्धारित हो रही है कंपैरिजन से। जब हम कंपैरिजन करते हैं, ये इनकी करेंसी है, हमारे पास डॉलर की करेंसी है, हमारे पास रुपये की है, हमारे पास स्टर्लिंग की है। जब ऐसी तमाम करेंसीज का हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं आपस में। तो जब कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन से पता चलता है हमें कि कौन सी करेंसी की कितनी मजबूती है और कौन सी करेंसी कितनी कमजोर है। तो इसमें कंपैरिजन होता है। तो ये कंपैरिजन मार्केट के हिसाब से जब तय किया जाता है तो उसके अंदर हमें देखने को मिलता है डॉलर सबसे ज़्यादा मजबूत दिखाई देता है। कारण इसके पीछे अगर आपको बताया जाए कि डॉलर ही सबसे ज़्यादा मजबूत क्यों? क्योंकि यूएसए ही वो कंट्री है जो दुनिया के हर देश के साथ में ट्रेड करती है, ठीक है। यूएसए ही वो कंट्री है जो सबसे ज़्यादा ट्रेड करेगा देशों के साथ में, वही सबसे ज़्यादा अपनी करेंसी की स्ट्रेंथ बना के रखेगा। तो ये कंट्री अपनी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ बना के इसलिए रखी हुई है अपनी डॉलर की, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ट्रेड व्यापार दूसरे देशों के साथ में करती है। आप भी कर लो, ठीक है, इंडिया करना शुरू कर दे सारे देशों के साथ में व्यापार। इसने एक्सपोर्ट बहुत किया है, इतना एक्सपोर्ट किया कि इसने अपने एक्सपोर्ट के दम पे अपने वैल्यू बना ली, अपने डॉलर की वैल्यू बना ली। इंडिया भी करना शुरू कर दे, इतना एक्सपोर्ट करे, इतना एक्सपोर्ट करे, और एक्सपोर्ट करने के बाद हर एक देश के साथ में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे, तो हमारी भी वैल्यू बढ़ जाएगी।
हमारी भी कीमत बढ़ जाएगी। हमारी कीमत या वैल्यू डाउन होना इसलिए शुरू होती है जब हमारी डिपेंडेंसी शुरू होती है। आप देखते हो ना कि डॉलर के मुकाबले रुपये और कमज़ोर हो गया और कमज़ोर। ये कमज़ोर क्यों होता है? कमज़ोर होने का कारण यही होता है कि हम इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, हमारे ऊपर इंपोर्ट ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से डॉलर के हमारे डिपेंडेंसी ज़्यादा बढ़ जाती है ना। कि जब हम इंपोर्ट करेंगे भाई तो डॉलर पे डिपेंडेंसी बढ़ेगी, एक्सपोर्ट करते तो रुपये पे डिपेंडेंसी बढ़ती है ना। कि हम पैसा अपने एक्सपोर्ट कर रहे हैं भाई, तो मैं अपने हिसाब से अपने पैसे में एक्सपोर्ट करूंगा, मुझे पैसा तो मेरी रुपये में चाहिए ना, मैं डॉलर का क्या करूंगा। जब मैं निर्यात करूंगा, अपनी कोई गुड बेचूंगा, कोई भी वस्तु बेचूंगा, तो मुझे पैसा किस में मिलना चाहिए? रुपये में मिलना चाहिए। और जो रुपये में जो मुझे पैसा मिलेगा वो मेरे रुपये की वैल्यू को बढ़ा देगा ना, है ना। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, रुपये की वैल्यू को अगर बढ़ाना है तो एक्सपोर्ट ज़्यादा करो, इंपोर्ट कम करो। हमारे साथ क्या हो रहा है, हम इंपोर्ट ज़्यादा कर ले रहे हैं। अभी यूएसए गए मोदी जी, अभी आपने देखा हो बहुत बड़ी बड़ी डील्स हुई हैं, है ना। डील्स को बड़ा ज़्यादा चमका के दिखाया जाता है कि इतनी बड़ी डील हुई है, भारत इतना पैसा इन्वेस्ट करेगा, हम इतनी टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। लेकिन नुकसान भी तो हो रहा है, दूसरी तरफ नुकसान भी हो रहा है, रुपया हमारा और कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि अब हम जितना ट्रेड करेंगे डॉलर में करेंगे, यूएसए के साथ में कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें हो रही है। अभी हम लोग थोड़े ही समय पहले, अगर आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, तो भारत, चाइना और एक आध कंट्री उसके अंदर और है, 2-4 कंट्रीज मिलके अपनी खुद की करेंसी के अंतर्गत व्यापार करने की बात कर रहे थे। बोले हम डॉलर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम डॉलर में व्यापार नहीं करेंगे। इवन जापान भी था उसके अंदर हुआ, उन्होंने बोला हम डॉलर में व्यापार नहीं करेंगे। हम क्यों करें डॉलर में व्यापार? हमें डॉलर में व्यापार नहीं करना, हम अपनी करेंसीज में व्यापार करेंगे। अगर इंडिया चाइना के साथ व्यापार कर रहा है तो इंडिया और चाइना का व्यापार इंडिया या फिर उसकी जो करेंसी येन उसके हिसाब से बेसिकली होना चाहिए, ठीक है। येन भी करके वहाँ की करेंसी है, उसके आधार पर होना चाहिए। तो हम डॉलर का उपयोग क्यों करें? इवन इंटरनेशनल मार्केट में एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर करेंसी कन्वर्टेबिलिटी होती है किसी भी तरीके की, तो डायरेक्ट रुपए से जो करेंसी की कन्वर्टेबिलिटी होगी, रुपए से डायरेक्ट स्टर्लिंग में नहीं होगी, पहले वो रुपए से डॉलर में जाएगी, फिर डॉलर से स्टर्लिंग में जाएगी। इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो आप समझ रहे हो डॉलर की कितनी वैल्यू है? डॉलर की इतनी वैल्यू होती है कि वो किसी दूसरी करेंसी या तीसरी करेंसी में कन्वर्ट होने के लिए भी बीच में आ जाता है ना। तो इसलिए उसने अपनी औकात इतनी बना के रखी है कि हर कोई देश अपने आप को फ्री करना चाहता है, इंडिपेंडेंट करना चाहता है डॉलर के ऊपर। अब इस सब का फायदा किसको जा रहा होगा कि भाई मैं तो व्यापार कर रहा हूँ, मान लिया इंग्लैंड के साथ में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और इंग्लैंड और मेरा व्यापार स्टर्लिंग में हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। स्टर्लिंग और रुपये दो ही करेंसी हम दोनों के बीच में, भाई या तो हम स्टर्लिंग में कर लें, अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो रुपये के साथ व्यापार होगा, अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ तो स्टर्लिंग के साथ व्यापार होगा। सिंपल सी बात थी ना, ऐसा ही होना चाहिए था। बट यहाँ होता क्या है, यहाँ होता ये कि एक मार्केट है बीच के अंदर, वो जो बैठी हुई है वो क्या करती है कि आप दोनों व्यापार करो, लेकिन पहले डॉलर में कन्वर्ट करो अपने रुपये, उसके बाद में फिर रुपये में होंगे, फिर स्टर्लिंग में होंगे। तो जब डॉलर में कन्वर्ट होता है तो उसके कोई चार्जेस लगते होंगे, ऑब्वियस सी बात लगते होंगे। इस चार्जेस का नुकसान किसको हुआ? भारत और इंग्लैंड को हुआ। और इस चार्जेस से फायदा किसने उठाया? यूएसए ने उठाया। तो इसलिए यूएसए इतना शक्तिशाली है, कारण है बहुत सारे, ठीक है। तो इसलिए रिसेशन जैसी समस्या एक बार आई जरूर हुआ, और इसने रिसेशन ट्रांसफर करा, इसने अपने रिसेशन खत्म नहीं करा, इसने रिसेशन ट्रांसफर कर दिया। इतना चालाक कंट्री है कि इसने रिसेशन ट्रांसफर कर दिया। भारत के अंदर अगर रिसेशन आएगा, मंदी आएगी, तो भारत अपनी मंदी को खत्म करने का प्रयास करेगा ना। इसने क्या करा? इसने रिसेशन ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने का मतलब यूएसए से रिसेशन भेज दिया इंग्लैंड, इंग्लैंड से रिसेशन चला आया भारत, भारत से चला गया बांग्लादेश, बांग्लादेश तो चलो नहीं था उस समय, चला गया भूटान, नेपाल, ठीक है, ऐसी जगहों पे चला गया। तो ऐसी जगह इसने ट्रांसफर की, ये इसकी चालाकी रहती है। और यही चालाकी यूएस ये आज के समय में इतना सुप्रीम पावर कहलाता है ना। तो ये चीज़ें अगर किसी के अंदर इतनी हिम्मत है, आज के समय में तो चाइना आग दिखा रहा है ना, खड़ा हुआ है सामने एकदम, बोले जो तुम करोगे उसके विपरीत ही जाएंगे। और रशिया दूसरी तरफ से, है ना, रशिया भी ये चीज़ होता है। लेकिन ये दोनों कमज़ोर तब पड़ जाते हैं जब इनकी टेक्नोलॉजी या फिर कहीं ना कहीं एडवांसमेंट की बात आती है, तो यूएसए से टक्कर नहीं ले पाते। यूएसए से टक्कर लेने का मतलब क्या हो गया कि उसी के बराबर टेक्नोलॉजी, उसी के बराबर स्पेस में पहुँचना, हर एक चीज़ में आपको बराबरी करनी पड़ेगी। तभी तो भारत यूएसए का साथ छोड़कर ही रशिया की तरफ जाएगा, है ना। अगर जो डील अभी भारत ने यूएसए के साथ में करी है, रशिया से अगर अच्छे से वो डील हो रही होती, वो टेक्नोलॉजी रशिया के पास होती, तो भारत यूएसए के पास शायद नहीं जाता,
है ना, क्योंकि जो चीज़ रशिया से 10 रुपए में मिल जाएगी वही चीज़ यूएस से 20 रुपए में देगा, ठीक है। तो क्यों जाएंगे फिर हम उसके पास, लेकिन मजबूरी के तहत हमें जाना पड़ता है। और कोई भी देश जाता है क्योंकि यूएस से टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप करने देता। आप कभी भी देख लेना, किसी भी देश के अंदर अगर कोई भी न्यूक्लियर बम बनाने जाएगा, कोई भी जाएगा, सबसे पहले आगे यूएस से खड़ा हो जाता है। क्यों खड़ा हो जाता है? क्योंकि उसे पता है कि अगर इसने न्यूक्लियर बम बना लिया या कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी को जन्म दे दिया तो फिर मार्केट के अंदर मेरी तरफ से थोड़ा सा ध्यान हट जाएगा। यूएसए ने, आपको पता है ना, दुबई, कतर वतर जैसी कंट्री सबसे ज़्यादा तेल रखती हैं और दुनिया में सबसे अमीर कंट्रीज में काउंट होती हैं सिर्फ अपने ऑयल की वजह से, ठीक है। नेचुरल ऑयल है उनके पास में, ऊपर वाले ने इतना तेल दे दिया उन्हें कि वो तेल भी जिंदा, ठीक है। और पता नहीं कितनी कंट्रीज को पाले पड़े, तो इतना तेल उनके पास में, इसका पूरा फायदा यूएसए ने उठाया, दूसरे देश नहीं उठा पाया। यूएसए ने इतना तेल उन लोग से ले लिया, इतना तेल ले लिया कि उसने अपने यहाँ तेल के भंडार बना दिए बुरी तरीके से। नेचुरल है भी नहीं उसके पास, फिर भी उन्होंने अपने यहाँ इतने भंडार बना दिए कि अब दूसरे देश दुबई, कतर छोड़ के यूएसए से तेल लेने जा रहा है, ठीक है। सोचो जरा, तो ये यूएसए की चालाकियाँ है, यूएसए ऐसा करता है और ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। लंबे टॉपिक में बड़े बड़े लंबे डिस्कशन है इस सब में, है ना। है इकोनॉमी बड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसमें ऐसी चीज़ें होती रहती है। फिलहाल रिसेक्शन समझ आ गया हो, ठीक है। हमने इसको हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा कवर करके देख लिया। चलिए टेस्ट लगाइए, पेपर निकाल लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट 25 क्वेश्चन। हो गया, निकल गया सबके पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करें। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में है पेपर, ठीक है। तो आपको जैसा सही लगे, फिलहाल एक एक करके क्वेश्चन को उठा के आंसर लगाते चले जाइए। आंसर के पहला मॉडल का टेस्ट है, इसलिए बहुत बेसिक दिया है मैंने, ठीक है। बेसिक के हिसाब से करिए और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, क्योंकि पेपर आसान है, बहुत टफ नहीं है। एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करते जाइए। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये है। बातें नहीं, जिसकी आवाज आ गई -2। हो गया होगा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये भी तुरंत करिए, आगे बढ़े। हो गया। थर्ड क्वेश्चन, फिर से जल्दी से करिए, आगे बढ़े। तभी तो अंग्रेजी हिंदी दोनों है पेपर में, तो दोनों होते ही है ना। हाँ, 2 नंबर माइनस जरा
गया। चौथा क्लास में तो ऐसे ही कर लो, ऑप्शन की जरूरत नहीं। हिंदी में देख लो 5वां क्वेश्चन। सर ये 5वां क्वेश्चन है। हाँ ये वाला 5वां आपका हिंदी में जो लिखा है, यस ठीक है। छठा वाला अब ये है क्वेश्चन 1813 का चार्टर है, 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है और ऑप्शन नीचे के हैं 1 और 3, 1 2 3। सबको पता है 1813 वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया होगा जी। कौन सा 7 वाला? ये 7 है, वो वाला 8वां था। ठीक है 8वां भी हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 सी वाला ही है ये, 1 और 3। ये सी वाला है और डी वाला है केवल बी।
हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10। हो गया। क्वेश्चन नंबर 11। चौथा नीचे दिया है ऑप्शन इसमें, 3 पढ़ लो पहले। 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, मुख्य कारण पूछ रहा है, हो सकता सारे ही कारण हो। ठीक है, मुख्य पूछ रहा है, शब्द पे ध्यान दिया। लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का परिचय। दूसरा, उग्रवादियों की ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत करने के लिए नरमपंथियों की क्षमता में विश्वास की कमी। तीसरा में मुस्लिम लीग की स्थापना। और चौथा है अरविंद घोष की इनएबिलिटी, मतलब वो इस लायक नहीं थे कि उन्हें प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनाया जाए। ठीक है, अरविंद घोष की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने में असमर्थता। हो गया। 12। हो गया होगा। हो गया। वो ऑप्शन ही नहीं है जो आंसर है। नहीं सर, वो भारत सही ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है। हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 40। फोर्टीन थे। हो गया और नहीं हो गया। 15।
हो गया। नेक्स्ट 16 यदि बैक कर दीजिए 15 वाला अब तो हो गया होगा। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये 15 है, ये वाला 15 सिविल सेवकों वाला 15 क्वेश्चन है। 16वां ये है पोस्टल और टेलीग्राफ सर्विस पर। क्वेश्चन नंबर 16 14 दिखा दीजिए। 14 ये लाइफ की दोहरी सरकार। हो गया। 15 भी हो गया होगा, 16 भी हो गया होगा। यही है 16। तो ये 16 16 नेक्स्ट 17 है ये क्वेश्चन। हो गया। 18 हाँ ये 18 है। हो गया। 19 क्वेश्चन कौन सा है? 18वां क्वेश्चन 18 नहीं देखा, ये है 18। 19 हो गया। 20वां हो गया। 21 उसका
देखोगे तुम भी माइनस में जाओगे। तुम इधर देखो सामने, वही है, उसका सर आ रहा है तो उसकी कॉपी क्यों देख रहे हो सर? सामने देखो, क्या चलो चरण का कॉपी करने का मतलब तुम भी माइनस में जाओ। हो गया 22। आंसर खुद ही बताएंगे। 21 पढ़ तो लिया, इतनी देर से तो पढ़ रहे थे, क्यों आगे बात सुनो? तो बाद में 22 लगाओ। नेक्स्ट 23। पंद्रह मिनट बोला था मैंने, 17 मिनट हो चुके हैं। हाँ रुको, हो गया? कोड मिलाने हैं। ये कर लो पहले, 24 कर लो पहले, सब लोग 24 कर लो पहले, जिनने बोला 24 फिर से दिखाओ। मैं सोच लो, बहुत टाइम दे रहा हूँ ये कुछ। हो गया होगा? हो गया? 25वां। अब बताओ किसका क्या क्या छोटा? 22। दिखा तो दिए मैंने, ऐसे चारों ऑप्शन दिख रहे हैं। आसान क्वेश्चन है, पढ़ लो। हाँ पहले 22 23 दिखा दे। हो गया? हाँ जा रहे हैं। 23 देख लीजिए, किसको चाहिए था? 23। बाकी लोग सबमिट करना शुरू कीजिए। 22 देख लीजिए जिसको देखना है। सर 11वां अब 22 के बाद 21 था। हाँ 21 देख लो। 21 के बाद सर 11 18 के बाद 11 बजे। 12 इक्कीस के बाद 18। 18 देख लो। हो गया 18? हाँ देखो 19 की आवाजें आ रही थी।
18 और अब 12 12 12 के बाद 11 भी है। यस 11 बस ही कर लो। ये तो कर ले बच्चे, तो दिखा रहे हैं। हो गया 9th वाला ना, ये है 9th वाला। ये ऑप्शन सी था 1 और 3, ऑप्शन डी इसका सिर्फ 3। ये हो गया। अब के बाद तीसरा हाँ सर पहला बोलिए। ये तीसरा ये रहेगा। तीसरा हो गया। दूसरा कौन कह रहा था? तो देख लो दूसरा। सबमिट कर दीजिए और सारे लोग, अभी आया नहीं है पेपर। लाओ भी सबमिट तो करो पहले। कौन सा? 8वां? सर पहला फिर हो गया। 8वां वाला ये। नहीं बेटा, पुरानी किसी को भी बची? किसने नहीं दी टेस्ट को? आपने दी? सर सर करवा लीजिए वो। इसमें बस पढ़ी पढ़ा हुआ था बस तैयार टाइम मिल जाए। ये पेपर पे मैं शेयर कर दूंगा और इसका और कल वाले दोनों का रिजल्ट कल ही अनाउंस करेंगे, ठीक है? Yes, sir. कल अनाउंस। हमने थोड़े बुक से ले लिए, बाकी नहीं सर ने जो क्वेश्चन डाल दिए मॉडल कल भी टेस्ट है 25 क्वेश्चन का। सर यही मॉडर्न का ये कंप्लीट पूरा।